तो गाइस हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल से माइनक्राफ्ट विलेज से, जहां पर एक नॉर्मल सा बच्चा रहता था। उसी विलेज के अंदर उसका एक छोटा भाई भी रहता था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस बच्चे की भी दूसरे विलेजर्स की तरह एक ही जिम्मेदारी थी, लकड़ियां तोड़कर लाना और दूसरे विलेजर्स के लिए वीट उगाना। और एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन वापस आते आते उसको थोड़ी सी देर हो गई। तो जैसे ही वो वापस पहुंचा उसने देखा कि उसका पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था, हर तरफ आग ही आग थी। उसको अपने भाई की टेंशन हुई, वो फौरन से अपने भाई के घर पहुंचा, लेकिन उसके भाई का घर पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने पूरे विलेज के अंदर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका भाई नहीं मिल रहा था। हीरोब्राइन बहुत परेशान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर उसने ये फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढकर वापस लाएगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले सरवाइव करने की जरूरत थी। तो उसने उसी विलेज से थोड़ी सी वीट इकट्ठा की और लकड़ियां तो उसके पास पहले से ही मौजूद थी, और वो निकल गया अपने भाई को बचाने की जर्नी पर। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था, बिकॉज उसके ऊपर ढेर सारे मॉब्स ने हमला कर दिया था। ऊपर से रात का टाइम था, हर तरफ मॉब्स ही मॉब्स थे, तो किसी तरीके उसको ये रात गुजारनी थी। तो इसलिए उसने उन सारे मॉब से छुपकर एक जगह पर अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा, वहां पर अपने लिए खाना क्राफ्ट किया और फिर वहां से निकल गया। हीरोब्राइन के भाई को किडनैप हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हीरोब्राइन ने उस पिलिजर आउटपोस्ट का पता लगा लिया था जिसके पिलिजर्स ने उसके विलेज पे अटैक किया था, और वो छुप छुप कर उनके ऊपर नजर भी रखे हुए था। लेकिन वो उनके ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अभी टूल्स और वेपन्स नहीं थे। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उसने फाइनली वो सारे टूल्स और वेपन्स इकट्ठे कर लिए जो कि उसको इस फाइट के अंदर यूज आने वाले थे, और अब वो बिल्कुल रेडी था अपने भाई को वहां से छुड़वा कर लाने के लिए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, सही टाइम देखते ही उसने पिलिजर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर ढेर सारे पिलिजर्स मौजूद थे, लेकिन वो सब मिलकर भी उस अकेले हीरोब्राइन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसके अंदर जोश भरा हुआ था, क्योंकि उसको किसी भी तरीके अपने भाई को वहां से बचाना था। तो काफी देर तक उन पिलिजर्स से फाइट करने के बाद फाइनली उसने वहां पर मौजूद सारे पिलिजर्स को हरा दिया था। अब वो अपने भाई की खोज में लग चुका था। ऊपर से लेकर नीचे तक उसने पूरी पिलिजर आउटपोस्ट को छान मारा, लेकिन उसको वहां पर उसका भाई नहीं मिला। फिर उसने वहां पर मौजूद एक पिलिजर को कैद कर लिया। उसको कैद करने के बाद उसने जब उससे पूछताछ की तो उसको पता चला कि इन पिलिजर्स ने तो उसके विलेज के ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं था। इसका मतलब किसी और ने हीरोब्राइन के विलेज के ऊपर अटैक किया था और उसके भाई को भी किडनैप किया था। ये जानने के बाद हीरोब्राइन फुल गुस्से से लाल पीला हो गया, और गुस्से में आकर उसने उस पूरी पिलिजर आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर पिलिजर्स ने उसके विलेज पर अटैक नहीं किया तो फिर किसने किया? तो ये सब जानने के बाद हीरोब्राइन बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका इस दुनिया में रहने का मकसद जो कि उसके भाई को बचाना था वो पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए वो हर वक्त इधर से उधर भटकता रहता था। और इसी तरह भटकते हुए उसको एक दिन एक डिस्ट्रॉयड विलेज नजर आया। ये विलेज भी बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रॉयड था जिस तरह हीरोब्राइन का विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था। लेकिन जब उसने करीब से जाके देखा तो वहां पर उसको एक अजीब सा बंदा नजर आया जो कि उड़ रहा था। उसको पता चल गया था कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया था और इस विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। अगर किसी बंदे को पता था कि उसका भाई किधर है तो वो यही था। हीरोब्राइन काफी देर तक छुपकर इस बंदे को देखता रहा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इसको फॉलो करेगा और देखेगा कि ये कहां जाता है। उसको फॉलो करते करते हीरोब्राइन एक अजीब सी केव के अंदर पहुंच गया। हीरोब्राइन को पता था कि शायद ये वही केव है जिसके अंदर उसने उसके भाई को छुपा के रखा हुआ है। जब हीरोब्राइन उस केव के एंड पे पहुंचा तो वहां पर उसको एक जेल सेल नजर आया जिसके सामने वही शख्स खड़ा हुआ था। जब उसने हीरोब्राइन को देखा तो वो फौरन से जेल सेल के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। हीरोब्राइन अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन सामने उसका भाई खड़ा हुआ था, वही उसका भाई जिसको वो पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा था। और तभी हीरोब्राइन की आंखों के सामने एंटिटी 303 ने हीरोब्राइन के भाई को मार दिया और फिर उधर से टेलीपोर्ट हो गया। तो गाइज ये वो टाइम था जब हीरोब्राइन की दुनिया खत्म हो चुकी थी, बिकॉज हीरोब्राइन के पास सिर्फ इकलौता उसका भाई बचा था जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो भी इस दुनिया से जा चुका था। अब हीरोब्राइन के जिंदा रहने का मकसद खत्म हो चुका था। वो अपने भाई का बदला लेना तो चाहता था, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि एंटिटी 303 से फाइट कर सके और उसको जीत सके, इसलिए हीरोब्राइन अब बहुत अकेलौता हो गया था। लेकिन एक दिन भटकते हुए उसको एक विलेज मिला जो कि बहुत खुशहाल था, और उस विलेज के अंदर उसको एक बच्चा भी मिला जो बिल्कुल उसके छोटे भाई की तरह था। उसको देखकर उसके छोटे भाई की यादें उसके दिल में ताजा हो गईं। लेकिन उसको दिल में ये पता था कि एक ना एक दिन एंटिटी 303 इस विलेज पर भी अटैक करेगा और उस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। जो उसके भाई के साथ एंटिटी 303 ने किया वो कभी भी किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा। उसने फैसला किया कि चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए वो एंटिटी 303 को मारेगा। लेकिन उसको पता था कि यह काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, बिकॉज एंटिटी 303 बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसको मारने के लिए उसको कई सालों तक तैयारी करने की जरूरत थी ताकि वो स्ट्रांग बन सके और उसको हरा सके। तो कई सालों तक तैयारी करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन अब रेडी था। उसके पास सारे के सारे टूल्स इकट्ठा हो चुके थे जिनको यूज करके वो एंटिटी 303 से फाइट कर सकता था और उसको हरा सकता था। तो हीरोब्राइन ने सब कुछ उठाया और निकल गया वो अपनी जर्नी पर। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसने एंटिटी 303 को ढूंढ लिया। वो उसके बिल्कुल सामने था और ये तैयार था उसे फाइट करने के लिए। और फिर स्टार्ट हुई फाइट ऑफ द सेंचुरी।
ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं थी। एंटिटी 303 हीरोब्राइन की सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हीरोब्राइन अपने इरादों का पक्का था। उसके जहन के अंदर अपने भाई का बदला चल रहा था। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। और इस तरह हीरोब्राइन ने एंटिटी 303 को मार दिया और अब फाइनली उसने अपने भाई का बदला ले लिया था, जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। और इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया एंटिटी 303 के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये डायमेंशन पूरी तरह से मिस्ट्री से घिरी हुई थी और यहाँ पर माइनक्राफ्ट के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक क्रीचर्स पाए जाते थे। लेकिन इन सारे खतरों के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस देखी थी। और ये था उस बच्चे का घर, जहां पर वो अकेला रहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माँ बाप उसको छोड़कर खाने की तलाश में निकले थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। लेकिन फिर नल ने फैसला किया कि वो उन दोनों को ढूंढने जाएगा। तो उसने वो सारा सामान इकट्ठा किया जो कि उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ के गए थे और वो उनकी तलाश में निकल गया। नल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी वो अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकला था। तो रास्ते में उसने थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट की ताकि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसके काम आ सके। थोड़ा सा आगे जाते ही उसके ऊपर माइनक्राफ्ट के डार्क डायमेंशन के क्रीचर्स ने हमला कर दिया। वो उससे लड़ रहा था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि उनको हरा सके। तो उसने वहां से भागने का फैसला किया। उन मॉन्स्टर से भागते भागते वो काफी दूर आ गया था, लेकिन वो अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तो उसने एक गुफा में छुपकर उनके जाने का वेट किया। कुछ देर बाद जब वो उस गुफा से बाहर निकला तो वो क्रीचर्स तो जा चुके थे, लेकिन अब वो गुम हो चुका था। उसको नहीं पता था कि उसके घर वापस जाने का रास्ता कहां है, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसको हर सूरत अपने पेरेंट्स को ढूंढना था, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए गुम जाता। अब नल को अपने घर का रास्ता भूले हुए कई साल गुजर चुके थे और वो पूरी तरह से इस डार्क दुनिया में गुम हो चुका था। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद उसके अपने पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन फिर एक दिन घूमते फिरते उसको एक अजीब सा टावर नजर आया, जिसके अंदर एक चेस्ट पड़ा हुआ था। फिर उस टावर को क्लाइंब करने के बाद जब उसने उस चेस्ट को ओपन किया तो उसके अंदर उसको आर्मर और एक बहुत ही ज्यादा ओपी स्वॉर्ड मिली। उस आर्मर को पहनने के बाद नल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उस टावर से नीचे उतरते ही उसको एक और नजर आया। जब उसने उस और को माइन किया तो उसको एक डायमंड मिला। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि काफी अरसे बाद उसको कोई अच्छी चीज मिली थी। लेकिन तभी उसके ऊपर डार्क डायमेंशन के क्रीचर ने दोबारा से अटैक कर दिया, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से जान बचाकर निकल गया। कई साल गुजरने के बाद अब नल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब डार्क क्रीचर्स को मारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन फिर एक दिन घूमते हुए उसको एक कैसल नजर आया। वो बहुत हैरान हुआ कि इस कैसल में भला क्या हो सकता है। जब उस कैसल के अंदर गया तो उसको एक सेल नजर आया और उस सेल के अंदर गाइस एंटिटी 303 था। अब आप लोग ये सोचिए होगा कि भाई एंटिटी को तो हीरोब्राइन ने मार दिया था, तो फिर वो डार्क डायमेंशन में इस सेल में कैसे आ गया। एंटिटी 303 बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसको मारा नहीं जा सकता था। हीरोब्राइन को ये नहीं पता था, उसने तो मार दिया था, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर डार्क डायमेंशन में आ गया था। लेकिन वो इस सेल में कैसे पहुंचा, ये एक मिस्ट्री थी। एंटिटी 303 ने नल को कहा कि अगर तुम मुझे मेरी इस कैद से आजादी दिलवाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकते हो। नल को पता था कि वो ज्यादा अरसे तक इस डार्क डायमेंशन में नहीं रह सकता, बिकॉज ये डार्क डायमेंशन खतरों से भरी हुई थी, कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता था। इसलिए वो एंटिटी 303 को इस कैद से निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एंटिटी ने उसको बताया कि उसको इस कैद से निकालने के लिए उसको विदर स्केलेटन के कमांडर को हराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन नल ने यह फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से इस विदर स्केलेटन के कमांडर को हराएगा, चाहे उसके लिए उसको कई साल तक मेहनत करनी पड़े। कई साल मेहनत करने के बाद और पूरी डार्क डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के बाद नल ने फाइनली मोस्ट पावरफुल आर्मर और स्वॉर्ड हासिल कर लिए थे। अब वो रेडी था विदर स्केलेटन के कमांडर को हराने के लिए। और फिर हुई उनकी एपिक फाइट स्टार्ट।
और इस तरह नल ने विदर स्केलेटन के कमांडर को हरा दिया। जैसे ही नल ने विदर स्केलेटन के कमांडर को मारा तो वहां पर एंटिटी 303 भी टेलीपोर्ट हो गया, क्योंकि अब वो आजाद हो चुका था। फिर नल ने अपना वादा एंटिटी को याद कराया कि अगर वो उसको आजाद करवा देगा तो वो उसको इस डायमेंशन से निकालेगा। फिर एंटिटी ने नल के लिए एक पोर्टल बनाया और नल उस पोर्टल के अंदर एंटर होते ही माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर आ गया और उसके फौरन बाद एंटिटी भी उस दुनिया में वापस आ गया। अब एंटिटी 303 आजाद हो चुका था। नल को नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा खतरा माइनक्राफ्ट की दुनिया में आजाद करवा दिया है, लेकिन नल बहुत खुश था क्योंकि ये दुनिया बहुत अच्छी थी। उसको अब किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी। वो अब सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकता था। लेकिन एंटिटी 303 बदले की आग में जल रहा था। वो हर कीमत पर हीरोब्राइन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से इतने साल उसने कैद में गुजारे। लेकिन अभी वो बदला नहीं ले सकता था क्योंकि इतने साल कैद में रहने की वजह से उसकी पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसको वक्त चाहिए था ताकि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। इसलिए उसने समंदर की गहराइयों में जाकर अपनी पावर्स रिकवर करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर हीरोब्राइन उसको नहीं ढूंढ सकता था और वो सुकून से अपनी पावर्स रिकवर करने के बाद हीरोब्राइन से बदला ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ नल ने एक नॉर्मल से विलेज के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया था। वो वहां पर विलेजर्स के लिए वीट उगाता, उनके लिए लकड़ियां तोड़ता और तो और उनके लिए शिकार में भी मदद करता था। लेकिन नल को नहीं पता था कि जो खतरा वो जाने अनजाने में डार्क डायमेंशन से यहाँ पर लेके आया है वो उसकी कभी जान नहीं छोड़ेगा। कई साल गुजरने के बाद एंटिटी 303 की पावर्स वापिस आ चुकी थी। अब वो बिल्कुल तैयार था हीरोब्राइन से अपना बदला लेने के लिए, जिसके लिए उसने इतने साल वेट किया था। एंटिटी 303 के सामने एक विलेज था। अब एंटिटी 303 बिल्कुल तैयार था अपना पुराना काम कंटिन्यू करने के लिए। अब उसको रोकने के लिए जो भी आता वो बच नहीं सकता था। और वहीं दूसरी तरफ दूर कहीं माइनक्राफ्ट के पहाड़ों में हीरोब्राइन था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी फील कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या ये एंटिटी 303 है या फिर कोई नया दुश्मन। और फिर अचानक एंटिटी 303 उसकी केव के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। हीरोब्राइन फौरन बाहर निकला और फाइट के लिए रेडी हो गया। लेकिन फिर एंटिटी 303 ने उसको कहा कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया, बल्कि एक ऐसी ताकत इस दुनिया में आ चुकी है जिससे ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी खतरा है। हम लोगों को किसी ना किसी तरह उसको हराना होगा। लेकिन एंटिटी ने हीरोब्राइन को बताया कि वो उस ताकत को अकेले नहीं हरा सकता, उसको हीरोब्राइन की मदद चाहिए। हीरोब्राइन एंटिटी 303 की बात के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि अगर ये सच निकला तो ना सिर्फ हीरोब्राइन बल्कि इस दुनिया में रहने वाले सारे विलेजर्स खतरे में होंगे। फिर एंटिटी ने हीरोब्राइन को बताया कि जिस खतरे की वो बात कर रहा है उस खतरे का नाम नल है और हीरोब्राइन को किसी भी सूरत नल को रोकना होगा, नहीं तो वो ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। हीरोब्राइन नल को हराने के लिए निकल चुका था। वो किसी भी सूरत नल को रोकना चाहता था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी दुनिया के ऊपर कोई और खतरा बन रहा है। और नल को ढूंढते ढूंढते वो उस विलेज तक पहुंच गया जहां पर उसको एंटिटी ने बताया था कि यहाँ पर नल रहता है। तो वो नल को वहां पर ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर उसको नल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां पर नल टेलीपोर्ट हो गया। नल ने यह समझा कि हीरोब्राइन उसके विलेज पर अटैक करने आया है और फिर हुई उनकी एपिक फाइट स्टार्ट। लेकिन नल हीरोब्राइन की सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग था। हीरोब्राइन उससे इस तरह से नहीं लड़ सकता था, उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत थी, नहीं तो उसकी दुनिया खतरे में थी। लेकिन स्ट्रांग होने का हीरोब्राइन के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था, उसको किसी तरह द ग्रेट लेजेंडरी मून स्वॉर्ड हासिल करनी थी। लेकिन वो लेजेंडरी स्वॉर्ड एंड के एक लॉस्ट सिटी में पाई जाती थी जिसको आज तक कोई नहीं ढूंढ सका था। लेकिन अगर हीरोब्राइन नल को हराना चाहता था तो उसको हर सूरत उस सिटी को ढूंढना था। लेकिन कई साल मेहनत करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन ने द लॉस्ट सिटी ऑफ एंड को ढूंढ निकाला और वहां पर उसको वो स्वॉर्ड भी मिल गई जिसको यूज करके वो फाइनली नल को हरा सकता था। लेकिन वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उसको यूज करने से हीरोब्राइन अपने आपे से बाहर भी हो सकता था। लेकिन उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था, उसने फौरन वो स्वॉर्ड निकाली और हीरोब्राइन ने द लेजेंडरी मून स्वॉर्ड की सारी ताकत हासिल कर ली। अब वो अनबीटेबल हो चुका था, उसको कोई नहीं हरा सकता था और उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ नल था। और दूसरी तरफ एंटिटी बहुत खुश था, उसको ये लग रहा था कि उसने अपना मिशन कामयाबी से हासिल कर लिया है। अब नल हीरोब्राइन को मार देगा और बाद में वो नल को मार के पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि हीरोब्राइन ने लेजेंडरी मून स्वॉर्ड की सारी पावर्स अब्सॉर्ब कर ली थी और अब वो माइनक्राफ्ट के हर विलेज में नल को ढूंढता फिर रहा था। हीरोब्राइन बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो चुका था, उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर सूरत नल को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो
एक एक करके सारे विलेजेस को जलाता चला गया। लेकिन फिर जो ही वो एक विलेज में एंटर हुआ तो वहां पर नल भी टेलीपोर्ट हो गया। नल अब और नहीं देख सकता था। नल किसी भी सूरत में विलेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए फिर उनकी दोबारा से फाइट स्टार्ट हुई। लेकिन अब की बार हीरोब्राइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बहुत ही ज्यादा आसानी से नल को हरा दिया। अभी हीरोब्राइन नल को मार के सेलिब्रेट कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक डिस्ट्रॉयड घर पर पड़ी, जहां पर एक छोटा सा बच्चा डर के मारे छुपा हुआ था। हीरोब्राइन को उसको देखकर अपने भाई की याद आ गई, लेकिन जब वो उसके करीब गया तो उसको देखकर वो बच्चा डर के मारे भागने लगा। उस बच्चे को देखकर हीरोब्राइन को ये एहसास हुआ कि जिस भाई की वजह से हीरोब्राइन ने इस वर्ल्ड को और विलेजेस को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, आज एक और बच्चा उसके भाई की तरह ही डर के मारे सहमा हुआ है। हीरोब्राइन ने अपने आप से एक वादा किया था कि जो कुछ उसके भाई के साथ हुआ उसके बाद कभी भी माइनक्राफ्ट की दुनिया में कोई भी बच्चा डर के मारे नहीं जिएगा। लेकिन आज बिल्कुल उसके भाई की तरह एक और बच्चा हीरोब्राइन की वजह से डर के मारे सहम कर जीने में मजबूर है। उसके बाद हीरोब्राइन ने उसी विलेज के एक विलेजर से बात की, जिसने उसको बताया कि हीरोब्राइन के बाद नल था जो कि उनके विलेजेस को प्रोटेक्ट करता था। एंटिटी 303 ने जो कुछ भी हीरोब्राइन को बताया वो सब कुछ झूठ था और हीरोब्राइन को बहुत ही शदीद गुस्सा आ चुका था। उसके सामने सारी असलियत खुल चुकी थी। उसको पता था कि एंटिटी 303 ने उसको धोखा दिया है और एंटिटी 303 सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। ये जानने के बाद हीरोब्राइन गुस्से से लाल पीला हो गया और एंटिटी 303 को मारने के इरादे से वहां से चला गया। कई साल तक ढूंढने के बाद फाइनली हीरोब्राइन ने एंटिटी 303 को ढूंढ निकाला। लेकिन एंटिटी 303 हीरोब्राइन की नई पावर्स के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता था। हीरोब्राइन ने एंटिटी को खत्म कर दिया, लेकिन उसको पता था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। फिर हीरोब्राइन डार्क डायमेंशन में गया क्योंकि वो चाहता था कि वो एंटिटी 303 को ढूंढ के उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि दोबारा वो कभी माइनक्राफ्ट की दुनिया में ना आ सके। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसने फाइनली एंटिटी 303 का सेल ढूंढ लिया, लेकिन उसने वहां पर जो देखा उसने उसको चौंका दिया। वहां पर नल भी कैद था। यस गाइस, नल को भी मारा नहीं जा सकता था, इसलिए नल भी वहां पर ट्रांसफर हो चुका था। लेकिन हीरोब्राइन ने फौरन नल को वहां से आजाद करवा दिया। वो चाहता था कि नल वापस उस दुनिया में जाए और वहां पर जाके उसकी जगह विलेजर्स को बचाए, क्योंकि अब वो दोबारा वहां पर नहीं जा सकता था क्योंकि विलेजर्स उससे डरते थे। लेकिन अब नल आजाद था और अब एक ही काम रह चुका था, एंटिटी 303 का खात्मा करना। और इस तरह हीरोब्राइन ने हमेशा हमेशा के लिए एंटिटी 303 को खत्म कर दिया। लेकिन हीरोब्राइन अब अपनी वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता था बिकॉज सारे विलेजर्स अब उससे डरते थे। अब उसकी उस दुनिया में कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसने जो अपने आप से वादा किया था वो पूरा हो चुका था। माइनक्राफ्ट की दुनिया अब सेफ थी फिलहाल के लिए, लेकिन उसको ये पता था कि अगर कभी भी दोबारा माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर खतरा मंडराया तो वो उसको बचाने के लिए जरूर जाएगा। लेकिन अभी उसको डार्क डायमेंशन में ही रहना होगा क्योंकि डार्क डायमेंशन ही अब उसका नया घर था। लेकिन हीरोब्राइन को यह नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर इससे भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक इविल विलेजर ने टॉड सेंशल को मार दिया, जो कि एक ऐसा मॉब था जो कि मल्टीवर्स के दूसरे खतरनाक क्रीचर्स को माइनक्राफ्ट की दुनिया में आने से रोकता था। लेकिन अब मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका था और माइनक्राफ्ट की दुनिया ढेर सारे खतरों से घिरी हुई थी और एक ही ऐसा हीरो माइनक्राफ्ट की दुनिया में बचा था जो कि माइनक्राफ्ट को आने वाले खतरे से बचा सकता था, और वो था नल। एक दिन नल अपनी दुनिया में मजे से घूम फिर रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर डीमन ऑफ डार्कनेस ने हमला कर दिया। डीमन ऑफ डार्कनेस दूसरी यूनिवर्स का क्रीचर था, लेकिन अब वो माइनक्राफ्ट की यूनिवर्स में आ चुका था। फिर नल ने फौरन अपना आर्मर वगैरह पहना और वो डीमन ऑफ डार्कनेस से फाइट करने के लिए रेडी हो गया। डीमन ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको आसानी से रोका नहीं जा सकता था।
लेकिन नल भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, उसको भी रोकना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इसलिए नल से फाइट करने के लिए डीमन ऑफ डार्कनेस ने अपने चमचों को स्पॉन कर लिया। उन तीनों के साथ इकट्ठे फाइट करना नल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन फिर एक एक करके नल ने उसके चमचों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी डीमन ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन अब फाइनली नल डीमन को मारने के बहुत क्लोज था। उसकी पावर बहुत ज्यादा कम रह गई थी। लेकिन खाली डीमन ने नहीं बल्कि उसके चमचों ने और दूसरे मॉब ने सबने मिलकर इकट्ठे नल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन सबको इकट्ठे फाइट करना नल के लिए बहुत मुश्किल था। नल किसी भी सूरत ये फाइट हारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बेबस था क्योंकि ढेर सारे मॉब्स उसके ऊपर इकट्ठा अटैक कर रहे थे। लेकिन फिर एक बहुत ही ज्यादा एपिक फाइट के बाद नल फाइनली डीमन को मारने के बहुत ज्यादा क्लोज था और फिर फाइनली उसने डीमन ऑफ डार्कनेस को मार डाला। डीमन ऑफ डार्कनेस को हराने के बाद नल बहुत परेशान था क्योंकि उसको पता था कि मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है और उसको कुछ ना कुछ करके फौरन से पहले इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो माइनक्राफ्ट की दुनिया में आके पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके ऊपर मल्टीवर्स के एक और क्रीचर ने हमला कर दिया। नल को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अगर वो एक मॉन्स्टर को हराता तो उसके ऊपर दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता था। मल्टीवर्स के मॉन्स्टर्स को रोकना नल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उसने अपना आर्मर पहना और इस मॉन्स्टर से भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस मॉन्स्टर को हराना डीमन को हराने के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आसान था। उसने आसानी से इस वाले मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन फिर नल को माइनक्राफ्ट के विलेजेस की टेंशन होने लगी क्योंकि उनको बचाने के लिए नल मौजूद नहीं था। वो मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी था। तो उसने सोचा कि क्यों ना जाके देखा जाए कि विलेजेस सही सलामत है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक विलेज के अंदर एंटर हुआ तो वो देखकर हैरान रह गया कि वो पूरा का पूरा विलेज जल रहा था। यहाँ तक कि वहां के जानवर भी सारे जल रहे थे। उसको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर उसने एक और विलेज में जाके देखा और वो विलेज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस विलेज के अंदर भी जानवर जल रहे थे। मल्टीवर्स के खतरनाक क्रीचर्स ने माइनक्राफ्ट के किसी विलेज को भी नहीं छोड़ा था। अब उन क्रीचर्स को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और फिर नल ने यह फैसला किया कि वो किसी भी तरह जाके मल्टीवर्स के मॉन्स्टर्स को रोकेगा, चाहे इसके लिए उसको अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। फिर एक दिन उसको दोबारा से द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स मिला। उसने नल को बताया कि इन मल्टीवर्स के क्रीचर्स को रोकने का एक ही तरीका है, उसको जाके वो पोर्टल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिस पोर्टल को यूज करके ये सारे क्रीचर्स माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ रहे हैं। ये सुनने के बाद नल बहुत खुश हुआ। उसको फाइनली वो रास्ता मिल गया था जिसको यूज करके वो अपनी दुनिया को इन मल्टीवर्स के क्रीचर से बचा सकता था। और वो फौरन उस पोर्टल की जगह पर पहुंच गया ताकि वो उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करके अपनी दुनिया को बचा सके। और फिर उसने ऐसा ही किया, उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई भी मल्टीवर्स का क्रीचर माइनक्राफ्ट की दुनिया में ना आ सके। इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद नल बहुत खुश था। उसको ये लग रहा था कि उसने फाइनली अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचा लिया है। अब कोई भी मॉन्स्टर उसको तंग नहीं करेगा, ना ही उसकी दुनिया के ऊपर कोई खतरा मंडराएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक ऐसा क्रीचर है जो कि इसी दुनिया में रह गया है। उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद नल बहुत खुश था। उसको यह लगता था कि उसने फाइनली अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया को सारे मुसीबतों और मसलों से बचा लिया है। उसने एक समंदर के किनारे अपना घर बना लिया था और अब वो उसी घर के अंदर रहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसका सारा का सारा घर ब्लैक हो गया। उसको बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान था। और फिर जब कुछ देर बाद उसकी डार्कनेस खत्म हुई और उसने अपने घर से बाहर निकल कर देखा तो सामने हीरो ब्राइन खड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये वाला हीरो ब्राइन उसकी वर्ल्ड वाले हीरो ब्राइन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और इस वाले हीरो ब्राइन से उसको ढेर सारी डार्कनेस फील हो रही थी क्योंकि ये उसकी दुनिया वाला अच्छा हीरो ब्राइन नहीं था, बल्कि ये किसी और यूनिवर्स का इवल हीरो ब्राइन था जो कि पोर्टल डिस्ट्रॉय होने से पहले इस यूनिवर्स के अंदर रह गया था। और फिर नल ने पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर हीरो ब्राइन को ढूंढना शुरू कर दिया बिकॉज वो किसी भी सूरत में माइनक्राफ्ट की दुनिया को हीरो ब्राइन के हाल पर नहीं छोड़ सकता था। बिकॉज जो डार्कनेस उसने उस वाले हीरो ब्राइन से फील की थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और फिर कई सालों तक ढूंढने के बाद उसने फाइनली हीरो ब्राइन को ढूंढ निकाला और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हुई। लेकिन ये वाला इवल हीरो ब्राइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और नल कभी भी अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए हीरो ब्राइन ने नल को मार दिया। नल एक ऐसा हीरो था जिसने अपनी सारी जिंदगी माइनक्राफ्ट के विलेजर्स और माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए लगा दी और वो अपनी आखिरी सांस तक माइनक्राफ्ट के विलेजर्स की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा। चाहे जितने भी खतरे आए उसने उन सब का डट कर सामना किया
और माइनक्राफ्ट की दुनिया को प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब नल मर चुका था और पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया अब इवल हीरोब्राइन के हाथों में थी। उसको रोकने वाला कोई नहीं था, वो जो चाहे कर सकता था। क्या अब माइनक्राफ्ट के बेचारे विलेजर्स को बचाने वाला कोई नहीं रहा था? कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की इवल हीरोब्राइन से सुरक्षा कर सके? जवाब है नहीं। माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के अंदर अभी तक एक ऐसा हीरो मौजूद था जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की इवल हीरोब्राइन से प्रोटेक्शन कर सकता था, लेकिन उसको माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर होने वाले वाकयात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसने अपने आप से यह वादा किया था कि वो दोबारा कभी भी माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन फिर एक दिन घूमते हुए उसको द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स मिला, जिसने उसको माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया में होने वाले सारे वाकयात के बारे में बताया। और उसने उसको यह भी बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की सुरक्षा करते हुए नल अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब माइनक्राफ्ट की दुनिया में कोई नहीं बचा जो कि इवल हीरोब्राइन से माइनक्राफ्ट की दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। अब हर सूरत इस वाले हीरोब्राइन को दूसरी दुनिया में जाकर माइनक्राफ्ट की दुनिया को इवल हीरोब्राइन से बचाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हीरोब्राइन का दिल बदले की आग में जल रहा था। वो हर सूरत में माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में जाकर इवल हीरोब्राइन से नल की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर कई दिन मेहनत करने के बाद उसने फाइनली ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया। और फिर वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए एक दफा फिर से ओवरवर्ल्ड में चला गया। अब हमारा हीरोब्राइन ओवरवर्ल्ड में तो आ चुका था, लेकिन वो ऐसे ही जाके दूसरे हीरोब्राइन से फाइट नहीं कर सकता था, बिकॉज नल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। और अगर दूसरे हीरोब्राइन ने नल को इतनी आसानी से हरा दिया था, इसका मतलब वो वाला हीरोब्राइन बहुत स्ट्रांग था। इसलिए वो माइनक्राफ्ट के एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट विलेज में गया। क्योंकि ये वाला विलेज माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने में था, इसलिए अभी तक इवल हीरोब्राइन इस विलेज तक नहीं पहुंचा था। इस विलेज के अंदर सब कुछ ठीक था, सारे विलेजर्स हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हीरोब्राइन को पता था कि अगर उसने जल्दी उस इवल हीरोब्राइन को ना रोका तो इस विलेज का भी वही हाल होगा जो कि माइनक्राफ्ट के दूसरे विलेजेस का हुआ है। लेकिन फिर वहां पर अचानक हीरोब्राइन को एक एंशिएंट विलेजर मिला, जिसने उसको बताया कि वो माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे पुराना विलेजर है और वो जानता है कि इस वाले हीरोब्राइन ने माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। लेकिन अब की बार जो खतरा माइनक्राफ्ट की दुनिया पर मंडला रहा है वो इस वाले हीरोब्राइन का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा। लेकिन फिर उस एंशिएंट विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि अगर वो इस डार्क और इवल हीरोब्राइन को हराना चाहता है तो उसको दूर कहीं पहाड़ों में एक एंशिएंट कैसल ढूंढना पड़ेगा, जिसके अंदर उसको मिलेगा एक लेजेंडरी आर्मर और स्वॉर्ड। और इस आर्मर और स्वॉर्ड को यूज करके वो इजीली इवल हीरोब्राइन को हरा सकता है। लेकिन इस कैसल का एक रखवाला है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस लेजेंडरी स्वॉर्ड और आर्मर को प्रोटेक्ट करना है। और अगर हीरोब्राइन उस लेजेंडरी आर्मर और स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता है तो उसको हर सूरत इस रखवाले को हराना होगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। हीरोब्राइन के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसको हर सूरत वो लेजेंडरी आर्मर हासिल करना था ताकि वो इवल हीरोब्राइन को हरा सके। इसलिए हीरोब्राइन ने उस विलेज से एक घोड़ा उधार लिया और वो अपनी जर्नी पर रवाना हो गया उस हिडन कैसल को ढूंढने के लिए। कई सालों तक सफर करने के बाद हीरोब्राइन ने फाइनली उस हिडन कैसल की एंट्रेंस ढूंढ ली और वो कई खुफिया रस्तों से होता हुआ फाइनली उस हिडन कैसल के दरवाजे तक पहुंच गया। उस हिडन कैसल का रखवाला बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसके पास उसके साथ फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया और फिर उनकी फाइट स्टार्ट। और इस तरह हीरोब्राइन ने उस कैसल के रखवाले को मार गिराया और वो लेजेंडरी आर्मर हासिल करने के लिए चला गया। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो फाइनली उस लेजेंडरी आर्मर वाले रूम तक पहुंच गया। वो लेजेंडरी आर्मर अब बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। और फिर उस लेजेंडरी आर्मर और स्वॉर्ड को हासिल करने के बाद अब वो फाइनली इवल हीरोब्राइन को हराने के लिए तैयार था। फिर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस इवल हीरोब्राइन से फाइट करने के लिए चला गया। कई सालों तक वो इवल हीरोब्राइन को ढूंढता रहा, लेकिन उसको इवल हीरोब्राइन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर उसके जहन में यह ख्याल आया कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है जो उसको बता सकता है कि इवल हीरोब्राइन कहाँ मिलेगा। फिर वो दोबारा से उसी एंशिएंट विलेजर को मिलने गया जिसने उसको आर्मर के बारे में बताया था। उस एंशिएंट विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि इस विलेज के अलावा सिर्फ एक और ऐसा विलेज रह गया है जिसको इवल हीरोब्राइन ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, और इवल हीरोब्राइन उस विलेज को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत जल्द आएगा। फिर हीरोब्राइन को समझ आ गई कि उसको उस विलेज में जाके इवल हीरोब्राइन के अटैक करने का वेट करना होगा ताकि वो उससे फाइट करके उसको हरा सके। इसलिए वो अपने घोड़े पर एक दफा फिर से सवार हुआ और उस विलेज की तरफ रवाना हो गया। उस विलेज तक पहुंचने के बाद उसने एक विलेजर के घर के अंदर कुछ दिन के लिए पनाह ली और वहां पर हीरोब्राइन के अटैक करने का वेट किया। और फिर एक दिन इवल हीरोब्राइन उस विलेज को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर आ गया, लेकिन इस दफा हमारा अच्छा हीरोब्राइन बिल्कुल रेडी था। और फिर उनकी एपिक फाइट
और इस तरह द बैटल ऑफ हीरो ब्राइन, अच्छा हीरो ब्राइन जीत गया और उसने बुरे हीरो ब्राइन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करके पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को सुरक्षित कर दिया और नल का बदला भी ले लिया, जो कि इवल हीरो ब्राइन से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार गया था। माइनक्राफ्ट की दुनिया पूरी तरह से सेफ हो चुकी थी, उसके ऊपर से हर तरह का खतरा अब टल चुका था और हीरो ब्राइन की मदद से माइनक्राफ्ट के विलेजेस ने एक दफा दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। विलेजर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग हंसते खेलते रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। हीरो ब्राइन भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने कर दिखाया था जिस चीज का ख्वाब वो सालों से देख रहा था कि एक दिन माइनक्राफ्ट की दुनिया सारे खतरों से सुरक्षित हो जाएगी और वो हंसी खुशी रह सकेगा, वो ख्वाब अब पूरा हो गया था। लेकिन हीरो ब्राइन को यह नहीं पता था कि अब तक माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर जितने भी खतरे आए उन सब खतरों के पीछे एक ही मास्टरमाइंड था और वो मास्टरमाइंड अब फाइनली अपने आप को रिवील करने वाला था। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है माइनक्राफ्ट की मॉन्स्टर्स डायमेंशन से और ये डायमेंशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के ढेर सारे मॉन्स्टर्स रहते थे और उस मॉन्स्टर्स डायमेंशन के बीचों बीच एक मॉन्स्टर्स विलेज था और उस मॉन्स्टर विलेज के अंदर पैदा हुआ एक बच्चा, लेकिन ये बच्चा उस विलेज के दूसरे मॉन्स्टर्स से कंप्लीटली डिफरेंट था। उस मॉन्स्टर्स डायमेंशन के अंदर सरवाइव करना बिल्कुल आसान नहीं था। उस बच्चे को उस मॉन्स्टर्स डायमेंशन में सरवाइव करने के लिए रोज तरह तरह के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन वो बच्चा इस जिंदगी से तंग आ चुका था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो मॉन्स्टर्स डायमेंशन में रोज उन मॉन्स्टर से लड़ लड़ कर थक चुका था, इसलिए उस बच्चे ने इस डायमेंशन से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए एक जर्नी पर जाने का फैसला किया। फिर उस बच्चे ने इस विलेज से अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फिर अपनी जर्नी के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस जर्नी के ऊपर उसको किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब उस बच्चे को मॉन्स्टर्स डायमेंशन में भटकते हुए कई साल गुजर चुके थे और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। लेकिन फिर एक दिन उस बच्चे को एक अजीब सा कैसल नजर आया। वो पूरा कैसल मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर से भरा हुआ था और उसके एक कॉर्नर में आग लगी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द कई मॉन्स्टर्स अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। लेकिन फिर हुगा लाला ने बगैर कुछ सोचे समझे उस कैसल के ऊपर अटैक कर दिया और एक एक करके उसने वहां पर सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। हुगा लाला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो मॉन्स्टर्स उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे और उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसका मुकाबला हुआ उस कैसल के कमांडर से, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब हुगा लाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उस कैसल का कमांडर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। उस कमांडर को मारने के बाद हुगा लाला अब उस पूरे कैसल का रूलर बन चुका था और उसने उस पूरे कैसल को रूल करना स्टार्ट कर दिया। कई सालों तक उस कैसल को रूल करने के बावजूद हुगा लाला का मन नहीं भरा। वो पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स डायमेंशन के ऊपर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन पूरी मॉन्स्टर्स डायमेंशन के ऊपर हुकूमत करने के लिए उसको उस डायमेंशन के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ऑनस्टार्क को हराना था। और कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसने फाइनली ऑनस्टार्क को ढूंढ निकाला। वो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था और फिर
और इस तरह हुगा लाला ने ऑन स्टार्क को खत्म कर दिया। वो पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स डायमेंशन का रूलर बन चुका था। कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं बचा था जो कि उसको चैलेंज कर सके। अब हुगा लाला मजे से पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स डायमेंशन के ऊपर अपनी हुकूमत को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे चैलेंज करने वाला अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था। और इतने सालों तक रूल करते करते उसने पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स डायमेंशन के सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन्स अपने लिए कलेक्ट कर लिए थे। इन वेपन्स को कलेक्ट करने के बाद हुगा लाला और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और मॉन्स्टर्स डायमेंशन के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारना अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन फिर हुगा लाला ने मॉन्स्टर्स डायमेंशन के दूसरे कैसल्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब हुगा लाला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि कोई भी मॉन्स्टर अब उसके सामने नहीं टिक सकता था। जो मॉन्स्टर्स उसको अपना रूलर मानते थे वो उनको छोड़ देता था, लेकिन जो उसकी बात मानने से इनकार करते थे वो उनको वहीं पे खत्म कर देता था। फिर हुगा लाला ने मॉन्स्टर्स डायमेंशन के सारे विलेजेस में जाके सारे मॉन्स्टर विलेजर्स को अपने आप को एज अ रूलर रिकॉग्नाइज करने को कहा। जो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता था वो उसको वहीं पे खत्म कर देता था, लेकिन जो मॉन्स्टर उनकी बात मान लेता था वो उसको बख्श देता था। इस तरह हुगा लाला ने सारे विलेजर्स को उसको अपना लीडर मानने के लिए मजबूर कर दिया था और मॉन्स्टर्स डायमेंशन के सारे मॉन्स्टर विलेजर्स अब उसके लिए काम करते थे और वो उन सब का रूलर था। एक दिन हुगा लाला अपनी मॉन्स्टर्स डायमेंशन की अंडरग्राउंड केव्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसको वहां पर एक ब्लैक कलर का अजीब सा पोर्टल नजर आया। जैसे ही हुगा लाला ने उस पोर्टल के अंदर जंप किया तो वो फौरन किसी और डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। ये वाली डायमेंशन हुगा लाला के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। सूरज की रोशनी देखकर हुगा लाला को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो किस डायमेंशन में था और क्या वो अपने घर वापस जा पाएगा या फिर नहीं। लेकिन जब वो उस डायमेंशन में थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि उस वाली डायमेंशन के नीचे एक और डायमेंशन है और फिर हुगा लाला ने फौरन उस दूसरी डायमेंशन के अंदर जंप कर दिया। यस गाइस, अब हुगा लाला माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड डायमेंशन के अंदर आ चुका था, लेकिन ये वाली डायमेंशन हुगा लाला को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, बिकॉज उसको यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसको यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म के जानवर नजर आ रहे थे जिनको वो बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता था। ये सब हुगा लाला के लिए काफी अजीब था, लेकिन फिर उसने उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब वो उस डायमेंशन में थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर उसको एक विलेज नजर आया और फिर हुगा लाला ने उस विलेज के अंदर जाके एक विलेजर से उस डायमेंशन के रूलर के बारे में पूछा और उस विलेजर ने हुगा लाला को बताया कि इस डायमेंशन का कोई भी रूलर नहीं है, बल्कि इस डायमेंशन में सारे विलेजर्स एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। ये सुनकर हुगा लाला बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो इस वाली माइनक्राफ्ट डायमेंशन को भी रूल करना चाहता था, लेकिन इस माइनक्राफ्ट डायमेंशन को वो मॉन्स्टर्स डायमेंशन की तरह रूल नहीं कर सकता था। इसलिए उसके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना। इविल हीरोब्राइन को हराने के बाद हीरोब्राइन ने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर दी थी। वो एक नॉर्मल से विलेज के अंदर रहता था, उन विलेजर्स की हर चीज के अंदर मदद करता था, माइनिंग करने जाता था, लकड़ियां तोड़ता था, उनके लिए वीट उगाता था। हीरोब्राइन की लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, बिकॉज माइनक्राफ्ट की दुनिया में अब कोई ऐसा खतरा नहीं बचा था जो कि माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन हीरोब्राइन को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के अंदर एक दफा फिर से तूफान आने वाला है। लेकिन उस विलेज का एक मसला था, क्योंकि जिस जगह पे वो विलेज लोकेटेड था उसके जमीन के नीचे वाला पानी अब खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी फसलें भी खराब हो जाती थी। फिर हीरोब्राइन ने यह फैसला किया कि वो जाएगा और अपने विलेज को बसाने के लिए किसी नई जगह को तलाश करेगा। इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और निकल गया अपनी जर्नी के ऊपर अपने विलेज के लिए एक ब्रांड न्यू जगह ढूंढने के लिए। फिर कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसने फाइनली एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पर उसका विलेज शिफ्ट हो सकता था और यहाँ पर वो अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। फिर उसने उस जगह पर एक निशानी लगाई और अपने विलेज की तरफ वापस रवाना हो गया ताकि दूसरे विलेजर्स को इस जगह के बारे में जाकर बता सके। लेकिन जब वो अपने विलेज में वापस पहुंचा तो उसने ये देखा कि उस विलेज में पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा सन्नाटा था और उसको उस विलेज के अंदर कोई भी विलेजर नहीं नजर आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने हर घर में जाकर देखा, लेकिन किसी भी घर के अंदर उसको कोई भी विलेजर नहीं मिला। यहाँ तक कि इस विलेज का लाइब्रेरियन भी गायब था, और लाइब्रेरियन एक ऐसा विलेजर है जिसको किसी भी सूरत में विलेज छोड़कर जाने की इजाजत नहीं होती है। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि उस विलेज का गोलम भी मर चुका था और आयरन इनगट्स और पॉपी फ्लावर जमीन पर पड़े हुए थे। इसका मतलब ये कि किसी ने उसके विलेज पर अटैक करके सारे के सारे विलेजर्स को किडनैप कर लिया था। हीरोब्राइन बहुत ज्यादा परेशान हुआ, उसको कोई समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या करे।
आखिर सारे के सारे विलेजर्स किधर जा सकते थे और कौन ऐसा शख्स माइनक्राफ्ट की दुनिया में बचा था जो कि उन विलेजर्स को किडनैप कर सकता था। हीरोब्राइन ने माइनक्राफ्ट के दूसरे विलेजेस में भी जा जाकर देखा, लेकिन सारे के सारे विलेजेस बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे और वहां पर किसी भी विलेजर का कोई नामो निशान नहीं था। इविल हीरोब्राइन के अटैक के बाद जिन विलेजेस को बसाने के लिए हीरोब्राइन ने इतने सालों तक मेहनत की थी, वो सारे के सारे विलेजेस एक दफा फिर से सुनसान हो चुके थे और कोई नहीं जानता था कि वो सारे विलेजर्स किधर गए। अभी हीरोब्राइन उसी विलेज में एक घर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि तभी अचानक उसको बाहर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो बाहर निकला तो वो ये देखकर दंग रह गया कि वहां पर हजारों की तादाद में एंडर ड्रैगन्स माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ चुके थे। माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी ड्रैगन माइनक्राफ्ट की दुनिया में आया हो, लेकिन यहाँ पर तो हजारों की तादाद में एंडर ड्रैगन्स थे जो कि हर चीज को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। इतने सारे एंडर ड्रैगन से हीरोब्राइन बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता था, तो उस टाइम उसने यही बेहतर समझा कि वो फिलहाल वहां से भाग जाए। वो उन सारे एंडर ड्रैगन से बचने के लिए एक केव के अंदर छुप गया। अब हीरोब्राइन बहुत ही ज्यादा परेशान था बिकॉज पहले माइनक्राफ्ट की दुनिया से विलेजर्स गायब होना स्टार्ट हुए और फिर हजारों एंडर ड्रैगन्स ने इकट्ठे माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर अटैक कर दिया। आज तक कभी एक ड्रैगन भी माइनक्राफ्ट की दुनिया में नहीं आ सका और यहाँ पर तो हजारों की तादाद में एंडर ड्रैगन्स थे। माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा था और हीरोब्राइन को हर सूरत उसका पता लगाना था। फिर हीरोब्राइन ने रात होने का वेट किया और रात होते ही उन सारे एंडर ड्रैगन से छुपते हुए वो उस जगह से निकल गया। फिर कहीं से गुजरते हुए हीरोब्राइन को एक केव के अंदर से रोशनी नजर आई। जब हीरोब्राइन ने उस केव के अंदर जाकर देखा तो वो देखकर हैरान हो गया कि वहां पर एक विलेजर मौजूद था। उस विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि उसके विलेज के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो किसी तरह जान बचाकर उस विलेज से निकल गया और इस केव के अंदर आके छुप गया। फिर हीरोब्राइन ने उससे पूछा कि उसके विलेज पर और माइनक्राफ्ट के दूसरे विलेजेस के ऊपर अटैक किया किसने। फिर उस विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि वो ज्यादा गौर से तो नहीं देख सका, लेकिन जिन्होंने उसके विलेज के ऊपर अटैक किया वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो मॉन्स्टर्स आधे इंसान और आधे वुल्फ्स थे। ये सुनकर हीरोब्राइन बहुत हैरान हुआ, लेकिन हीरोब्राइन ने उस विलेजर को खाने के लिए थोड़ी सी ब्रेड दी और उसको कहा कि जब तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक तुम यहीं पर छुपो। फिर हीरोब्राइन बहुत ज्यादा परेशान हुआ बिकॉज उसको बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी कि ये क्रीचर जो कि आधे इंसान है और आधे वुल्फ्स हैं, ये आए कहां से और उन्होंने माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को किधर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय थी कि हीरोब्राइन को हर सूरत में उन क्रीचर्स को और माइनक्राफ्ट के बाकी विलेजर्स को ढूंढना था। हीरोब्राइन कई सालों तक माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को और उन मॉन्स्टर्स को जो कि आधे इंसान थे और आधे वुल्फ्स थे उनको ढूंढता रहा, लेकिन उसको उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। और वो एंडर ड्रैगन्स जो कि दूसरी डायमेंशन से माइनक्राफ्ट की डायमेंशन में आए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके मरना स्टार्ट हो गए बिकॉज वो इस वाली डायमेंशन में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। लेकिन हीरोब्राइन ने ओवरवर्ल्ड का कोना कोना छान मारा और उसको ना ही वो क्रीचर्स मिले और ना ही माइनक्राफ्ट के विलेजर्स। इसका मतलब वो क्रीचर्स माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड डायमेंशन में नहीं थे। इसका मतलब या तो वो एंड में थे या फिर नेदर में, लेकिन नेदर में सर्वाइव करना उन क्रीचर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी कि वो सारे क्रीचर्स माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स को लेकर एंड में चले गए। इसलिए हीरोब्राइन ने एंड में जाने का फैसला किया और जब हीरोब्राइन एंड में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर दंग रह गया कि वहां पर वही क्रीचर्स मौजूद थे जिनके बारे में उसको उस विलेजर ने बताया था, आधे इंसान और आधे वुल्फ्स। और उन्होंने एंड के अंदर माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स को कैद करके रखा हुआ था। और फिर माइनक्राफ्ट के विलेजर्स की आजादी की जंग शुरू हुई।
और इस तरह हीरोब्राइन ने माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स को आजाद तो करवा लिया, लेकिन उन क्रीचर्स ने माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में जाने वाले पोर्टल को सील कर लिया था। इसलिए जब तक कि हीरोब्राइन नया पोर्टल बनाने का रास्ता नहीं ढूंढता था, तब तक उन सब विलेजर्स को एंड में ही रहना था। सारे विलेजर्स ने वक्ती तौर पर द लॉस्ट सिटी ऑफ एंड में रहना स्टार्ट कर दिया था, जब तक हीरोब्राइन उनके लिए वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। लेकिन हीरोब्राइन के जहन के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतने सारे एंडर ड्रैगन्स और इतने सारे अजीबोगरीब मॉब्स और मॉन्स्टर्स माइनक्राफ्ट की दुनिया में कैसे आए थे, और उन्होंने माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स को क्यों किडनैप किया था। इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए हीरोब्राइन ने उनमें से एक मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था। हीरोब्राइन ने उससे जाके पूछा कि बताओ तुम्हें किसने माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर भेजा था और माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को किडनैप करने का कहा था, और इतने सारे एंडर ड्रैगन्स माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर कैसे आए। उस मॉन्स्टर ने हीरोब्राइन के सारे सवाल सुनने के बाद उसको बोला कि तुम्हारे सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, तुम्हारा पुराना दुश्मन एंटिटी 303। हीरोब्राइन के ज़हन के अंदर अब सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एंटिटी 303 वापस आया कैसे, और इस सवाल का जवाब हीरोब्राइन को हर सूरत में ढूंढना था। और कई दिनों तक मेहनत करने के बाद हीरोब्राइन ने फाइनली ओवरवर्ल्ड में वापस जाने का पोर्टल तैयार कर लिया। लेकिन वो विलेजर्स को भी वापस लेकर जाना नहीं चाहता था, बिकॉज अगर एंटिटी 303 वाकई में वापस आ चुका था तो वो विलेजर्स को किसी भी सूरत में दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए वो अकेला ही ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो ओवरवर्ल्ड में वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि सारी की सारी ओवरवर्ल्ड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जब उससे ज्यादा करीब जाकर देखा तो वहां पर उसको घास भी नजर आए। अब घास तो सिर्फ माइनक्राफ्ट की नेदर डायमेंशन के अंदर ही हो सकते हैं। इसका मतलब ये था कि किसी ने माइनक्राफ्ट की सारी डायमेंशंस को मर्ज कर दिया था। लेकिन एंटिटी 303 इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अकेले ये सब कुछ कर सके। जरूर कोई ऐसा था जो कि एंटिटी 303 की इस सब में मदद कर रहा था, और हीरोब्राइन को हर सूरत इस सब का पता लगाना था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। हीरोब्राइन कई सालों तक एंटिटी 303 को ढूंढता रहा, लेकिन उसको एंटिटी का कोई नामो निशान नहीं मिला। और इस नई दुनिया के अंदर सरवाइव करना हीरोब्राइन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने एक छोटी सी केव के अंदर पनाह ली थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन के टूल्स ही कलेक्ट कर सका था, बिकॉज इस नई दुनिया के अंदर ना ही उसको आयरन मिल रहा था और ना ही डायमंड्स। इसका मतलब हीरोब्राइन के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए ना ही आर्मर था और ना ही कोई शील्ड। इसका मतलब अगर वो एंटिटी 303 को ढूंढ भी लेता, फिर भी इन स्टोन के टूल्स के साथ वो किसी सूरत भी एंटिटी 303 को नहीं हरा सकता था। लेकिन वो किसी भी सूरत हार नहीं मान सकता था, बिकॉज उसके ऊपर कई सारे विलेजर्स की लाइफ डिपेंड कर रही थी, जो कि इस टाइम एंड में फंसे हुए थे। फिर एक दिन हीरोब्राइन इस वर्ल्ड के केव सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा था, इस उम्मीद में कि उसको वहां पर डायमंड्स या फिर आयरन मिल जाए, कि अचानक उसको वहां पर द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स मिल गया। और उसने हीरोब्राइन को बताया कि हीरोब्राइन यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एंटिटी 303 ने इस पूरी की पूरी दुनिया को माइनक्राफ्ट के विलेजर्स के लिए इनहेबिटेबल बना दिया है। इसका मतलब ये कि हीरोब्राइन तो इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सकता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन माइनक्राफ्ट के बेचारे विलेजर्स इस दुनिया के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने का अब एक ही तरीका है, हीरोब्राइन को टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा और वापस उसी टाइम में जाना पड़ेगा जहां पर एंटिटी 303 दोबारा से जिंदा हुआ था और उसने माइनक्राफ्ट की दुनिया को तबाह करना स्टार्ट किया था। और एंटिटी 303 को उससे पहले रोकना होगा जब उसने माइनक्राफ्ट की डायमेंशंस को मर्ज करना स्टार्ट किया था। यह सुनकर हीरोब्राइन काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि फाइनली उसको कोई तरीका मिल गया था जिसके थ्रू वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचा सकता था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, बिकॉज द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स ने हीरोब्राइन को बताया कि वो सिर्फ एक ही दफा हीरोब्राइन को टाइम ट्रेवल करवा सकता है, और उसको टाइम ट्रेवल करवाने के लिए द प्रोटेक्टर को अपनी जान देनी पड़ेगी। ये सुनकर हीरोब्राइन को बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स को बचाना चाहता था तो हीरोब्राइन को ये सैक्रिफाइस कबूल करनी पड़नी थी। और फिर ऐसा ही हुआ, द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स ने अपनी जान दे दी और हीरोब्राइन वापस उसी टाइम पर टेलीपोर्ट हो गया जहां पर अभी एंटिटी 303 दोबारा जिंदा नहीं हुआ था। लेकिन हीरोब्राइन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज पहले नल और अब द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स और इसी तरह और कितने लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेगी ताकि हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड को बचा सके। इसलिए हीरोब्राइन ने अपने आप से एक वादा किया कि वो माइनक्राफ्ट की दुनिया से हर तरह का खतरा बिल्कुल खत्म कर देगा, ताकि दोबारा कभी भी उसकी वजह से माइनक्राफ्ट के किसी भी और शख्स को जान ना देनी पड़े।
एंटिटी 303 के दोबारा जिंदा होने में अभी टाइम था, इसलिए हीरोब्राइन ने एंटिटी के अराइवल के लिए सारी तैयारियां करनी स्टार्ट कर दी। पहले उसने आयरन कलेक्ट किया, फिर उसने डायमंड्स कलेक्ट किए, फिर उन डायमंड्स को यूज करके उसने अपने लिए आर्मर बनाया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो नेदर में जाए और फिर एंशिएंट डिब्री कलेक्ट करे ताकि वो अपने लिए नेदराइट का आर्मर बना सके, इसलिए उसको डायमंड के आर्मर से गुजारा करना था। और फिर उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब हीरोब्राइन बिल्कुल रेडी था और वो एंटिटी 303 का इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे अपने सारे सवालों के जवाब ले सके। और जैसे ही एंटिटी 303 स्पॉन हुआ, हीरोब्राइन ने फौरन एंटिटी के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर एंटिटी 303 एक दफा शॉक हो गया क्योंकि वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हीरोब्राइन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एंटिटी 303 के ऊपर धावा बोल दिया। कई दफा एंटिटी 303 के साथ फाइट करने की वजह से हीरोब्राइन को एंटिटी की सारी वीकनेसेस का पता चल चुका था, इसलिए हीरोब्राइन ने उन सब का फायदा उठाया। लेकिन जब एंटिटी 303 मरने की कगार पर पहुंचा तो वो हीरोब्राइन से हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। हीरोब्राइन को भी अपने कई सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने एंटिटी 303 को मारा नहीं बल्कि उसको ले जाके एक जेल सेल के अंदर कैद कर दिया ताकि वो उससे अपने सारे सवालों के जवाब ले सके। फिर हीरोब्राइन ने एंटिटी से पूछा कि बताओ, तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना, तो फिर तुम दोबारा जिंदा कैसे हुए? इसके जवाब में एंटिटी 303 ने बताया कि तुम सोच भी नहीं सकते कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर क्या होने वाला है। और अब तक माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर जितनी भी मुसीबतें आई हैं और जितने भी खतरों का तुमने सामना किया है, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी है और मुझे दोबारा जिंदा करने के पीछे भी उसी आदमी का हाथ है। और तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस प्यारी माइनक्राफ्ट की दुनिया के साथ क्या करने वाला है। और फिर हीरोब्राइन ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी ये बकवास ज्यादा देर तक नहीं सुन सकता, मुझे नाम बताओ, मुझे उस आदमी का नाम जानना है जो कि इस सब के पीछे है। ये सुनने के बाद एंटिटी 303 ने हीरोब्राइन को बताया कि उस आदमी का नाम हुगा लाला है। अब हीरोब्राइन को यह तो पता चल चुका था कि उसके ऊपर और माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के ऊपर आने वाली हर मुसीबत के पीछे हुगा लाला है, लेकिन वो हुगा लाला के बारे में और जानना चाहता था। तभी उसको ये याद आया कि वो टाइम में पीछे आया है और इस टाइम के अंदर माइनक्राफ्ट के सारे विलेजेस सलामत हैं और इसका मतलब ये कि माइनक्राफ्ट का सबसे एंशिएंट विलेज भी सलामत होगा और वहां पर द एंशिएंट विलेजर भी मौजूद होगा जिसको हुगा लाला के बारे में हर सूरत पता होगा। इसलिए वो द एंशिएंट विलेजर को मिलने के लिए माइनक्राफ्ट के एंशिएंट विलेज में आया और फिर द एंशिएंट विलेजर को मिलकर उसने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई कि कैसे वो फ्यूचर से माइनक्राफ्ट के विलेजेस को बचाने के लिए पास्ट में आया है। और फिर उसने द एंशिएंट विलेजर को बोला कि वो हुगा लाला के बारे में जानना चाहता है कि वो है कौन, कहां से आया है और वो चाहता क्या है। और फिर द एंशिएंट विलेजर ने उसको हुगा लाला की सारी स्टोरी सुनाई कि कैसे वो माइनक्राफ्ट की मॉन्स्टर्स डायमेंशन में पैदा हुआ और फिर वहां का रूलर बन गया और अब वो माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड डायमेंशन को रूल करने के लिए यहाँ पर आया। फिर द एंशिएंट विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि हुगा लाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हीरोब्राइन कभी भी उसको अकेले नहीं हरा सकता। फिर हीरोब्राइन के जहन में एक ख्याल आया कि अगर हुगा लाला एंटिटी 303 को दोबारा जिंदा कर सकता है तो कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा जिसको इस्तेमाल करके हीरोब्राइन नल को भी वापस लेके आ सकता है, क्योंकि हीरोब्राइन को हेल्प की जरूरत थी और सिर्फ एक नल ही ऐसा आदमी बचा था जो कि हीरोब्राइन की इस आने वाली आफत में हेल्प कर सकता था। इसलिए हीरोब्राइन को हर सूरत नल को दोबारा जिंदा करना होगा। अब हीरोब्राइन को किसी भी सूरत नल को वापस लेके आना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हीरोब्राइन को कोई आइडिया नहीं था कि वो नल को वापस कैसे लेके आने वाला है। लेकिन एक बात तो तय थी कि अगर वो हुगा लाला को हराना चाहता था तो उसको किसी भी सूरत नल को वापस लेके आना था, क्योंकि वो अकेले कभी भी हुगा लाला को नहीं हरा सकता था। फिर हीरोब्राइन के जहन के अंदर एक ख्याल आया कि नल माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन का एक क्रीचर है और लास्ट टाइम भी जब नल मरा था तो वो माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन एक बात तो तय थी कि अगर हीरोब्राइन नल को दोबारा वापस लाना चाहता है तो उसको डार्क डायमेंशन में तो जाना ही पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के एक दूसरे कोने के अंदर एक खुफिया मेंशन था जिसके अंदर छुपा हुआ था हुगा लाला। हुगा लाला को हीरोब्राइन के सारे इरादों का पता चल चुका था, वो जान चुका था कि हीरोब्राइन नल को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इसलिए हुगा लाला ने हीरोब्राइन को रोकने का एक प्लान बनाया और वहीं दूसरी तरफ हीरोब्राइन ने डार्क डायमेंशन में जाने के लिए अपना पोर्टल तैयार कर लिया था। अब वो बिल्कुल रेडी था डार्क डायमेंशन में जाकर नल को ढूंढने
ढूंढने के लिए। लेकिन डार्क डायमेंशन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह थी, वहां पर हीरो ब्रायन को तरह तरह की मुसीबतों और खतरों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए डार्क डायमेंशन में जाने से पहले हीरो ब्रायन ने अपने लिए आयरन आर्मर और टूल्स बनाए, बिकॉज उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डायमंड के टूल्स बना सके, इसलिए उसको आयरन के टूल से ही गुजारा करना था। और फिर हीरो ब्रायन खतरों से भरे डार्क डायमेंशन के अंदर नल को ढूंढने के मिशन पर चला गया। लेकिन जैसे ही हीरो ब्रायन डार्क डायमेंशन के अंदर एंटर हुआ तो उसके ऊपर कई तरह के मॉन्स्टर्स जैसे कि स्पाइडर्स, क्रीपर्स और स्केलेटन्स ने अटैक कर दिया। और जैसे ही हीरो ब्रायन वहां से अपनी जान बचाकर भागा तो आगे जाते ही उसके ऊपर डार्क डायमेंशन के दूसरे मॉन्स्टर्स ने भी अटैक कर दिया। एक बात तो तय थी कि ये वाला मिशन हीरो ब्रायन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर हीरो ब्रायन डार्क डायमेंशन के अंदर और भी आगे बढ़ता रहा। उसका सिर्फ एक ही मिशन था, उसको किसी भी सूरत नल को ढूंढना था। जब हीरो ब्रायन डार्क डायमेंशन में थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर इसको एक बहुत ही लंबा टावर नजर आया। हीरो ब्रायन को लगा कि इस टावर के ऊपर उसको नल के बारे में कोई सुराग मिल सकता है, इसलिए उसने इस टावर को क्लाइंब करने का फैसला किया। ये टावर बहुत ही ऊंचा था और इसको क्लाइंब करना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन हीरो ब्रायन ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसने इस टावर को क्लाइंब कर लिया। इस टावर के ऊपर हीरो ब्रायन को नल का तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक आर्मर मिल गया जिसको वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए यूज कर सकता था। और फिर एक दिन हीरो ब्रायन को एक कैसल नजर आया और ये बिल्कुल वैसा ही एक कैसल था जहां से उसने लास्ट टाइम नल को आजाद करवाया था। हो सकता था कि नल एक दफा फिर से यहाँ पर कैद हो। और फिर जब हीरो ब्रायन ने इस कैसल में आगे जाकर देखा तो इसका एक सेल बिल्कुल खाली था। और फिर जब हीरो ब्रायन ने दूसरे सेल में जाकर देखा तो दूसरा सेल भी बिल्कुल खाली था, लेकिन वहां पर एक नोट पड़ा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था हेल्प। और अब हीरो ब्रायन का ये मिशन टाइम के साथ साथ एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। हो सकता था कि ये नोट नल ने छोड़ा हो, लेकिन ये भी हो सकता था कि ये हुगा लाला की कोई चाल हो। हीरो ब्रायन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी हीरो ब्रायन ये सब सोच ही रहा था तो अचानक उसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। लेकिन ये डार्क डायमेंशन के नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं हो सकते थे, बिकॉज वो इस वाले कैसल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। हीरो ब्रायन उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा तेज थे और उसका पीछा कर रहे थे। फिर हीरो ब्रायन किसी तरह इन मॉन्स्टर से बच के एक ऊंचे पिलर के ऊपर चढ़ गया। ये लोग कोई मामूली मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि ये प्रोफेशनल किलर्स थे जो कि हुगा लाला ने हीरो ब्रायन के पीछे भेजे थे, क्योंकि हुगा लाला तक खबर पहुंच गई थी कि हीरो ब्रायन नल को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। हीरो ब्रायन इन तीनों किलर्स को इकट्ठे नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने इन किलर्स को एक एक करके मारने का फैसला किया। उसने सबसे पहले द क्लाउन के ऊपर अटैक किया और फिर बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ क्लाउन को खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी दो किलर्स बचे थे और हीरो ब्रायन को हर सूरत इन दोनों किलर्स को खत्म करना था। हीरो ब्रायन ने घोस्ट फेस को अपना अकेला शिकार बनाया और खामोशी के साथ उसको खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक ही किलर बचा था और हीरो ब्रायन ने बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ आखिरी किलर को भी खत्म कर दिया। और फिर वो वहां से भाग निकला, बिकॉज वो उस कैसल के इर्द गिर्द ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था, बिकॉज हुगा लाला और भी ज्यादा किलर्स को भेज सकता था। फिर हीरो ब्रायन ने जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा और वो खाना खाने के लिए और अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए उस गड्ढे के अंदर छुप गया। अब हीरो ब्रायन को डार्क डायमेंशन के अंदर भटकते हुए कई साल गुजर चुके थे और वो ऑलमोस्ट उम्मीद हार चुका था कि उसको अब कभी भी नल नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर एक दिन हीरो ब्रायन को नल मिल गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। नल बिल्कुल अजीबोगरीब तरह से बिहेव कर रहा था। हीरो ब्रायन ने उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नल उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। नल को जो भी मॉन्स्टर नजर आता था वो उसके ऊपर अटैक कर देता था और वो हीरो ब्रायन को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नल की मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की है। जब हीरो ब्रायन ने उससे दोबारा जाकर बात करने की कोशिश की तो नल ने उल्टा हीरो ब्रायन के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हीरो ब्रायन को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हीरो ब्रायन को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, बिकॉज उसकी वजह से उसका दोस्त पागल हो चुका था। उसको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, डार्क डायमेंशन के अंदर फिरना और वहां पर उसको जो भी मॉन्स्टर नजर आए उसको मार देना। हीरो ब्रायन नल को ढूंढने के अपने मिशन में तो सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन ये वाला नल उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता था। नल अब बिल्कुल एक ब्रेनलेस एंटिटी बन चुका था। इसलिए हीरो ब्रायन फिर माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया। अब हीरो ब्रायन को हुगा लाला से अकेले ही फाइट करनी थी। हीरो ब्रायन को पता था कि वो अकेले ये फाइट नहीं जीत सकता, बिकॉज वो अकेला था और दूसरी तरफ हुगा लाला था, उसके मॉन्स्टर्स थे, उसके किलर्स थे और पता नहीं किस किस तरह की आर्मीज थी उसके पास। लेकिन हीरो ब्रायन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो गाइज हीरो ब्रायन एंशिएंट विलेज के अंदर मौजूद था।
था बिकॉज उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ठिकाना बचा था जहां पर वो हुगा लाला के साथ अपनी फाइट के लिए तैयारियां कर सकता था। लेकिन उसको पता था कि ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली बिकॉज वो बिल्कुल अकेला था और वहां पर हुगा लाला था और उसके पास उसकी पूरी आर्मी थी। एंशिएंट विलेज के दूसरे विलेजर्स उसकी तैयारियों में मदद तो कर रहे थे लेकिन वो जानता था कि जब फाइट स्टार्ट होगी तो उसको अकेले ही लड़ना होगा। और वहीं माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के अंदर जहां पर हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस थी, उसी डार्कनेस के दरमियान नल था जिसकी हीरोब्राइन को हुगा लाला के साथ फाइट में ढेर सारी हेल्प चाहिए थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था बिकॉज डार्क डायमेंशन के अंदर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से नल के दिमाग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था और अब वो पागलों की तरह पूरी डार्क डायमेंशन के अंदर घूमता रहता था। जो भी मॉब उसको नजर आता था उसके ऊपर अटैक करता था और उसको मार देता था। यही उसकी जिंदगी का मकसद था। लेकिन एक दिन डार्क डायमेंशन के अंदर भटकते हुए नल को एक पोर्टल नजर आया और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया। ये ओवरवर्ल्ड डायमेंशन का पोर्टल था और नल अब ओवरवर्ल्ड में आ चुका था लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब नल थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर उसको एक विलेज नजर आया और नल ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन उस विलेज के विलेजर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। नल का अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, उसको बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या कर रहा था। लेकिन उसको जो भी मॉब या कोई भी क्रीचर नजर आता तो वो उसके ऊपर फौरन अटैक कर देता और इसी तरह करते करते नल ने उस विलेज के अंदर मौजूद सारे विलेजर्स को खत्म कर दिया। लेकिन नल को नहीं पता था कि जिन विलेजर्स के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी और जिन विलेजर्स के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी और आज वो खुद ही उन विलेजर्स की जान का दुश्मन बन चुका है। उस विलेज के सारे विलेजर्स को मारने के बाद नल पागलों की तरह उस विलेज में फिर रहा था। उसको नहीं समझ लग रही थी कि वो अब क्या करेगा या फिर वो क्या कर चुका है कि तभी अचानक उसके सामने एक बेबी विलेजर आया जो कि इधर उधर अपने माँ बाप की तलाश में भटक रहा था लेकिन उसको वो नहीं मिल रहे थे क्योंकि नल उसके माँ बाप को खत्म कर चुका था। और जब नल ने उस बच्चे को इस तरह भटकते हुए देखा तो फौरन उसके जहन के अंदर उसकी सारी पुरानी जिंदगी वापस आ गई। और जब उसको इस चीज का एहसास हुआ कि वो क्या कर चुका है और जिस मकसद के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी उसने अपने हाथों से ही उस मकसद को खत्म कर दिया है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप के साथ क्या करे, कहां जाकर मरे, क्या सजा दे अपने आप को बिकॉज जो कुछ वो कर चुका है इसके बाद वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब इस बात को कई साल गुजर चुके थे और नल को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बीमारी हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके पूरे जिस्म के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स आ चुके थे। और नल ने अपने आप को सजा देने के लिए खुद को एक केव के अंदर बंद कर लिया था। वो इस केव के अंदर ही रहता था और सिर्फ खाना इकट्ठा करने के लिए इस केव से बाहर जाता था और फिर फौरन वापस आ जाता था। लेकिन फिर एक दिन नल को एक विलेजर मिलने के लिए आया लेकिन नल ने उस विलेजर को वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। लेकिन फिर उस विलेजर ने नल को बताया कि ये वही विलेजर बच्चा है जिसके माँ बाप को नल ने कई साल पहले मार दिया था। और फिर उस विलेजर ने नल को बताया कि उस दिन जब वो उसके माँ बाप को मार कर वहां से चला गया था तो वो विलेजर बच्चा एक और विलेज में चला गया था रहने के लिए और फिर वहां पर उसको पता चला कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उस खतरे को रोकने के लिए माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही हीरो बचा है जिसका नाम है हीरोब्राइन। और हीरोब्राइन को नल की मदद चाहिए, वो अकेला उस खतरे को नहीं हरा सकता। लेकिन नल ने उस बच्चे को बताया कि अगर वो हीरोब्राइन की मदद करना चाहे तब भी वो उसकी मदद नहीं कर सकता बिकॉज इस बीमारी की वजह से नल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर उस विलेजर ने नल को बताया कि उसने दूसरे विलेज में जाकर कहानियां सुनी, ढेर सारी कहानियां एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने माइनक्राफ्ट की दुनिया को कई खतरों से बचाया और जिसने माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। और ये हीरो और कोई नहीं बल्कि नल था। और फिर उस विलेजर ने नल को कहा कि वो नल को उसके माँ बाप को मारने के लिए तो माफ कर सकता है लेकिन वो नल को हरगिज माफ नहीं करेगा अगर नल इस गुफा के अंदर छुपकर बैठा रहा। और उसने माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर आने वाले अब तक के सबसे बड़े खतरे को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये सुनकर नल बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने माइनक्राफ्ट की दुनिया के लिए एक दफा फिर से लड़ने का फैसला किया। वो उस घोड़े पर सवार हुआ जो कि वो विलेजर नल के लिए लाया था और फौरन एंशिएंट विलेज की तरफ रवाना हो गया जहां पर हीरोब्राइन हुगा लाला से मुकाबले के लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन हीरोब्राइन और नल दोनों ही ये नहीं जानते थे कि हुगा लाला के कुछ और ही प्लान्स हैं।
और दूसरी तरफ एंशिएंट विलेज के अंदर हीरो ब्रायन ने हुगा लाला के साथ अपनी फाइट के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। उसने अपने आर्मर्स तैयार कर लिए थे, अपने सारे वेपन्स तैयार कर लिए थे। अब वो ऑलमोस्ट रेडी था हुगा लाला का मुकाबला करने के लिए। लेकिन हीरो ब्रायन इस फाइट के लिए मुकम्मल तरह से प्रिपेयर होकर जाना चाहता था, बिकॉज ये उसकी लाइफ की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली थी और उसके लिए हीरो ब्रायन को थोड़े से और रिसोर्सेज की जरूरत थी। इसलिए हीरो ब्रायन अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुछ और रिसोर्सेज हासिल करने के लिए वहां से रवाना हो गया। लेकिन जब वो वापस आया तो वो ये देखकर हैरान परेशान रह गया कि पूरा का पूरा एंशिएंट विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसको एंशिएंट विलेजर की फिक्र होने लगी, इसलिए उसने पूरे के पूरे विलेज को छान मारा, लेकिन उसको एंशिएंट विलेजर कहीं भी नहीं मिला। हीरो ब्रायन बहुत ज्यादा परेशान था, बिकॉज एंशिएंट विलेजर और इस विलेज के बाकी सारे विलेजर्स ने हीरो ब्रायन की मुश्किल टाइम में बहुत ज्यादा मदद की थी। हीरो ब्रायन के पास ये एंशिएंट विलेज ही एक आखिरी ऐसा ठिकाना बचा था जहां पर वो हुगा लाला के खिलाफ फाइट के लिए प्रिपरेशंस कर सकता था, लेकिन अब ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। हीरो ब्रायन अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक हीरो ब्रायन को एक विलेजर मिला। उस विलेजर ने हीरो ब्रायन को बताया कि जैसे ही हीरो ब्रायन इस विलेज कर छोड़कर गया तो फौरन से यहाँ पर हुगा लाला के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और उन मॉन्स्टर्स ने मुझे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया ताकि मैं तुम तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि द एंशिएंट विलेजर हुगा लाला की कैद में है और अगर रात होने से पहले पहले हीरो ब्रायन हुगा लाला के पास नहीं गया तो वो एंशिएंट विलेजर को मार देगा। हीरो ब्रायन अकेले हुगा लाला के साथ फाइट करने के लिए नहीं जा सकता था, बिकॉज हुगा लाला के पास ढेर सारे मॉन्स्टर्स की एक आर्मी थी। लेकिन हीरो ब्रायन के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, बिकॉज रात होने में अभी बहुत कम टाइम रह गया था और हीरो ब्रायन हर सूरत में एंशिएंट विलेजर को बचाना चाहता था। हीरो ब्रायन को पता था कि ये सब कुछ हुगा लाला का एक प्लान है, बिकॉज वो हीरो ब्रायन को अपने ट्रैप में फंसाकर उससे जान छुड़वाना चाहता है और वो इसलिए एंशिएंट विलेजर को यूज कर रहा है। लेकिन हीरो ब्रायन को ये लगता था कि उसकी मदद करने वाला अब कोई नहीं आने वाला और उसको खुद ही जाकर एंशिएंट विलेजर को भी बचाना होगा और हुगा लाला को भी हराना होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बिकॉज नल अपनी पूरी रफ्तार से हीरो ब्रायन की मदद करने के लिए एंशिएंट विलेज की तरफ आ रहा था, लेकिन हीरो ब्रायन ये नहीं जानता था। और वहीं माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने के अंदर एक बहुत बड़ा कैसल था और इस कैसल के अंदर हुगा लाला ने द एंशिएंट विलेजर को कैद करके रखा हुआ था और इस कैसल के अंदर हुगा लाला ने अपनी आर्मी के सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को पाला हुआ था। हुगा लाला हीरो ब्रायन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हुगा लाला ने द एंशिएंट विलेजर को कहा कि आज वो दिन आ चुका है जब वो इस दुनिया के प्रेशियस हीरो ब्रायन का खात्मा करेगा और फिर इस पूरी दुनिया में उसको रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अभी हुगा लाला ये सब कुछ कह ही रहा था कि अचानक उसका सबसे ज्यादा वफादार खबरी उसके पास आया। उस खबरी ने हुगा लाला को बताया कि हीरो ब्रायन अकेला नहीं है, नल वापस आ चुका है और वो हीरो ब्रायन की हेल्प करने के लिए जा रहा है। ये सुनकर हुगा लाला को एक बहुत बड़ा शौक लगा, बिकॉज उसने हीरो ब्रायन के लिए तो सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन अगर हीरो ब्रायन और नल दोनों ने मिलकर इस कैसल के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर वो इन दोनों को नहीं रोक पाएगा। और फिर उसके जहन के अंदर एक प्लान बनना शुरू हुआ और वहीं हीरो ब्रायन ने माइनक्राफ्ट की दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना ही उसको हुगा लाला का कोई सुराग मिल रहा था और ना ही द एंशिएंट विलेजर का। फिर एक दिन हीरो ब्रायन को एक बात याद आई। एंशिएंट विलेजर ने एक दिन हुगा लाला को बताया था कि उसका एक बड़ा भाई है जिसको सब लोग एंशिएंट विज़र्ड के नाम से जानते हैं और सिर्फ वही एक ऐसा आदमी था जो कि हीरो ब्रायन को बता सकता था कि हुगा लाला और द एंशिएंट विलेजर किधर है। इसलिए हीरो ब्रायन द एंशिएंट विज़र्ड की तलाश में निकल गया और वहीं दूसरी तरफ नल द एंशिएंट विलेज में पहुंच चुका था, लेकिन ये देखकर वो शॉक्ड रह गया कि पूरा का पूरा एंशिएंट विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था और हीरो ब्रायन का वहां पर कोई नामो निशान नहीं था। एक विलेजर ने नल को सारी स्टोरी बताई कि कैसे यहाँ पर हुगा लाला के मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और हीरो ब्रायन हुगा लाला से फाइट करने और द एंशिएंट विलेजर को बचाने के लिए गया है। ये सुनते ही नल को पता चल गया कि हीरो ब्रायन की जान शदीद खतरे में है, इसलिए वो फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और हीरो ब्रायन की खोज में निकल पड़ा। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो उसके ऊपर अचानक से हुगा लाला के रोबोट मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। हुगा लाला किसी भी सूरत नल और हीरो ब्रायन को इकट्ठे नहीं होने दे सकता था और वहीं दूसरी तरफ हीरो ब्रायन ने कई सालों तक ढूंढने के बाद फाइनली द एंशिएंट विज़र्ड को ढूंढ निकाला। एंशिएंट विज़र्ड ने हीरो ब्रायन को बताया कि वो हीरो ब्रायन को द एंशिएंट विलेजर और हुगा लाला का पता बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में हीरो ब्रायन को एक वादा करना पड़ेगा कि जब भी द एंशिएंट विज़र्ड को उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएगा। हीरो ब्रायन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने द एंशिएंट विज़र्ड को वादा किया कि जब भी वो बुलाएगा तो हीरो ब्रायन जरूर आएगा। फिर द एंशिएंट विज़र्ड ने हीरो ब्रायन को एक मैप दिया जिसको इस्तेमाल
इस्तेमाल करके वो सीधा हुगा लाला के कैसल तक पहुंच सकता है। और फिर हीरोब्राइन एंशिएंट विलेजर को बचाने के लिए निकल पड़ा और दूसरी तरफ नल की उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट जारी थी। वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसा लग रहा था कि नल ये फाइट हार जाएगा, लेकिन फिर नल को ख्याल आया कि अगर वो ये फाइट हार गया तो हीरोब्राइन की मदद करने वाला कोई नहीं होगा, और अगर हीरोब्राइन की किसी ने मदद ना की और अगर हीरोब्राइन हार गया तो फिर माइनक्राफ्ट की दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। और फिर नल ने अपने जिस्म के अंदर रही सही एनर्जी को इकट्ठा किया और जैसे तैसे करके उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया, और फिर वो हीरोब्राइन की हेल्प करने के लिए वहां से निकल पड़ा। आखिरकार कई सालों तक ढूंढने के बाद हीरोब्राइन फाइनली हुगा लाला के कैसल पहुंच चुका था, जो कि सारा मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। हीरोब्राइन को पता था कि यही वो मोमेंट है जिसके लिए वो इतने सालों से वेट कर रहा था, यही थी उसकी डेस्टिनी, और वो बिल्कुल तैयार था। हीरोब्राइन को पता था कि ये एक मुश्किल फाइट होने वाली है, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने गोल्डन एप्पल्स खाए और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर धावा बोल दिया। हीरोब्राइन ने एक कमाल की स्ट्रेटजी का यूज किया। उसने एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को साइड पर लेकर आना शुरू किया ताकि वो उनसे एक एक करके फाइट कर सके, जो कि काफी आसान हो सकता है। और उसकी ये स्ट्रेटजी काम भी कर रही थी। उसने एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, उसके बाद उसने अपने गोल्डन एप्पल्स खाए और फिर वो दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा था। फिर उसके दिल में ये उम्मीद पैदा हुई कि वो ये कर सकता है, वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को हुगा लाला से बचा सकता है और द एंशिएंट विलेजर को भी बचा के ला सकता है। उस पाथवे के सेंटर के अंदर ढेर सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा थे और एक बात तो तय थी कि वो उस रास्ते से नहीं जा सकता था, इसलिए उसने साइड से होकर अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने की ट्राई की, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार गई क्योंकि उस जगह के सारे रास्ते उसी सेंटर पाथवे से होकर जाते थे, इसलिए उसका यहाँ से गुजरना जरूरी था। फिर जैसे ही उसने उस छोटे मॉन्स्टर को मारा तो वहां पे मौजूद एक बड़े मॉन्स्टर ने हीरोब्राइन को देख लिया। ये अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था। हीरोब्राइन उस मॉन्स्टर को स्ट्रेट फाइट के अंदर नहीं हरा सकता था बिकॉज वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज था, इसलिए हीरोब्राइन ने उसे भागने का फैसला किया, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज था। हीरोब्राइन जहां भी जाता था वो मॉन्स्टर उसको फॉलो करता था। उस मॉन्स्टर से छुपना बिल्कुल इंपॉसिबल था, लेकिन हीरोब्राइन इस मॉन्स्टर के हाथ नहीं लगना चाहता था, साथ ही वो हीरोब्राइन के ऊपर अटैक भी कर रहा था। गाइस, ऐसा लग रहा था कि हीरोब्राइन की स्टोरी अब खत्म होने वाली है, लेकिन फिर अचानक हीरोब्राइन को एक घर नजर आया। हीरोब्राइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फौरन से जाकर उस घर के अंदर छुप गया। हीरोब्राइन की शील्ड भी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, लेकिन उसको इस घर के अंदर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो कि उसके काम आ सके। हीरोब्राइन ज्यादा देर तक इस घर के अंदर नहीं छुपना चाहता था बिकॉज अगर सारे मॉन्स्टर्स इस घर के बाहर इकट्ठे हो गए तो फिर हीरोब्राइन का यहाँ से भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हीरोब्राइन ने अपने गोल्डन एप्पल्स खाए और अपनी पूरी रफ्तार से इस घर से भागने के लिए तैयार हो गया। के साथ फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस घर से निकला और अपनी पूरी रफ्तार से पाथवे की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में उसने चेस्ट देखे, लेकिन किसी भी चेस्ट के अंदर कोई भी काम की चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज हुई। सारे के सारे मॉन्स्टर्स गायब हो चुके थे। हीरोब्राइन को लगा कि शायद ये मॉन्स्टर्स बारिश की वजह से गायब हो गए हैं, लेकिन असल बात कुछ और थी। हीरोब्राइन का रास्ता अब साफ हो चुका था। ये जो कुछ भी हुआ था ये हीरोब्राइन के लिए अच्छा था, इसलिए हीरोब्राइन उस पाथवे के ऊपर आगे बढ़ता गया। जब वो उस पाथ पर थोड़ा सा आगे गया तो उसको फाइनली द एंशिएंट विलेजर नजर आ गया। हीरोब्राइन द एंशिएंट विलेजर को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने बार बार एंशिएंट विलेजर से पूछा कि हुगा लाला किधर है, हुगा लाला किधर है, लेकिन एंशिएंट विलेजर उसको बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि द एंशिएंट विलेजर हीरोब्राइन को कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन हीरोब्राइन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और फिर हीरोब्राइन ने उस सेल का दरवाजा खोला और गाइस, हुगा लाला का सारा कैसल मुकम्मल तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और कैसल के साथ साथ हीरोब्राइन और द एंशिएंट विलेजर भी। द एंशिएंट विलेजर हीरोब्राइन को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कुछ स्टार्ट से ही एक बहुत बड़ा ट्रैप था। हुगा लाला ने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो चुका था। उसने नल के पीछे मॉन्स्टर्स भेजे थे ताकि नल टाइम पर पहुंचकर हीरोब्राइन को ना बचा सके, और तभी फाइनली नल भी उस कैसल में पहुंच गया। लेकिन जो उसने देखा वो देखकर उसका दिल टूट गया। वो हीरोब्राइन को नहीं बचा सका और हुगा लाला अब
फाइनली माइनक्राफ्ट की दुनिया को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि हुगा लाला को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हीरोब्राइन और नल को इकट्ठा होना था। लेकिन अब हीरोब्राइन मर चुका है, अब ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब हुगा लाला का क्या होगा? हुगा लाला बहुत ज्यादा खुश था। उसको ये लग रहा था कि उसने फाइनली अपनी रास्ते की सारी रुकावटों को खत्म कर दिया है और अब उसको माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के ऊपर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। और दूर कहीं माइनक्राफ्ट की सुनसान घाटियों के अंदर एक घना जंगल था जहाँ पर शदीद बारिश हो रही थी और उस शदीद बारिश के अंदर माइनक्राफ्ट की दुनिया की आखिरी उम्मीद अभी जिंदा थी। यस गाइस, हीरोब्राइन अभी जिंदा था, लेकिन वो शदीद जख्मी हालत में था और उसकी सारी मैजिकल पावर्स जा चुकी थी। क्योंकि गाइस उसके पास जितनी भी एनर्जी थी और जितनी भी पावर्स थी उसने वो सारी यूज करके बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस ब्लास्ट से बचाया था। वो खुद तो उस ब्लास्ट में बच गया था, लेकिन वो एंशिएंट विलेजर को नहीं बचा सका था। ये चीज उसको अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। हीरोब्राइन बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था और ऐसा लगता नहीं था कि इस हालत के अंदर हीरोब्राइन ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा, लेकिन उसको हर सूरत में सरवाइव करना था बिकॉज पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया की और इसके सारे विलेजर्स की उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई थी। इसीलिए जैसे तैसे करके हीरोब्राइन बड़ी मुश्किल से उस जंगल के अंदर आगे चलता गया और जब वो थोड़ा सा आगे गया तो किस्मत ने एक दफा फिर से उसका साथ दिया और वहां पर उसको एक बर्फीला विलेज नजर आया। लेकिन जब हीरोब्राइन उस विलेज में गया तो उस विलेज के विलेजर्स ने हीरोब्राइन की मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर हुगा लाला को पता चल जाता कि इन विलेजर्स ने हीरोब्राइन की मदद की है तो इस विलेज का बहुत बुरा हाल होता। हीरोब्राइन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन वो उन विलेजर्स की बात समझ रहा था कि अगर वाकई में हुगा लाला को पता चल जाता कि हीरोब्राइन इस विलेज में मौजूद है तो इस विलेज के किसी भी विलेजर की जान नहीं बच सकती थी और हीरोब्राइन मजीद विलेजर्स की जान बिल्कुल खतरे में नहीं डालना चाहता था। और अभी हीरोब्राइन इस विलेज को छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी हीरोब्राइन को इस विलेज का ग्रैंड विलेजर मिला, जो कि हीरोब्राइन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हीरोब्राइन ने ग्रैंड विलेजर को कहा कि मैं किसी भी सूरत आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और लोग मरें। लेकिन ग्रैंड विलेजर ने हीरोब्राइन को कहा कि सिर्फ एक हीरोब्राइन ही एक आखिरी उम्मीद बची है जो कि इन सब विलेजर्स को हुगा लाला से बचा सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हुगा लाला पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा और कोई भी विलेजर नहीं बच पाएगा। इसलिए अगर उन लोगों ने हीरोब्राइन की मदद ना की तो माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब सुनकर हीरोब्राइन इन विलेजर्स की हेल्प लेने के लिए तैयार हो गया और द ग्रैंड विलेजर उसको अपने साथ अपने घर ले गया। अब कई साल गुजर चुके थे और हीरोब्राइन पूरी तरह से हील अप हो चुका था, लेकिन हीरोब्राइन की सारी मैजिकल पावर्स जा चुकी थी। अब वो दोबारा से ईयर 1 वाला नॉर्मल हीरोब्राइन बन चुका था और वो इस तरह से हुगा लाला को नहीं हरा सकता था, इसलिए उसको पावर हासिल करनी थी किसी भी तरह। और वहीं माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने के अंदर नल था। नल ने माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऑलमोस्ट सारे विलेजेस छान मारे थे हीरोब्राइन की तलाश में, बिकॉज उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हीरोब्राइन जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की आखिरी उम्मीद थी वो मर चुका है। उसको पूरी उम्मीद थी कि हीरोब्राइन अभी भी जिंदा है और माइनक्राफ्ट के किसी एक विलेज के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी ये उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी बिकॉज उसने माइनक्राफ्ट दुनिया के ऑलमोस्ट सारे विलेज छान मारे थे, लेकिन हीरोब्राइन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन वो भटकता हुआ उसी स्नो विलेज में जा पहुंचा जहाँ पर हीरोब्राइन मौजूद था और जब उसने वहाँ पर हीरोब्राइन को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फाइनली कर दिखाया था, उसने हीरोब्राइन को ढूंढ निकाला था और फिर हीरोब्राइन भी नल को देखकर बहुत हैरान हुआ बिकॉज उसको तो ये लगता था कि नल मर चुका है। यस गाइस, अब फाइनली माइनक्राफ्ट की दुनिया के दो हीरोज इकट्ठे हो चुके थे और फिर हीरोब्राइन ने, नल ने और द ग्रैंड विलेजर ने मिलकर हुगा लाला को हराने के तरीके डिस्कस किए। लेकिन हीरोब्राइन ने नल को बताया कि उसकी सारी मैजिकल पावर्स जा चुकी हैं और इस हालत के अंदर वो हुगा लाला को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन नल ने कहा कि हीरोब्राइन अब अकेला नहीं है, उसके साथ नल मौजूद है और ये दोनों मिलकर हुगा लाला को हरा सकते हैं। लेकिन फिर हीरोब्राइन ने नल को बताया कि हुगा लाला ना सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बल्कि बहुत ज्यादा चालाक भी है और उसके पास मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी है जो कि मिलकर उसको डिफेंड करती है। हीरोब्राइन और नल मिलकर भी इस हालत के अंदर हुगा लाला को नहीं हरा सकते। और फिर द ग्रैंड विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि उसको एक बात याद आई है। एक पुरानी लेजेंड के हिसाब से माइनक्राफ्ट की नेदर डिमेंशन के अंदर एक लेजेंडरी ड्रैगन रहता है और लेजेंड ये भी कहती है कि जो भी आदमी उस ड्रैगन को मारेगा उसके पास उस ड्रैगन की सारी पावर्स आ जाएंगी। और पिछले हजारों सालों में कई लोगों ने उस ड्रैगन को मारने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो सका। और अगर हीरोब्राइन उस ड्रैगन को मार देता है और उसकी पावर हासिल कर लेता है तो हीरोब्राइन और नल मिलकर इजीली हुगा लाला को हरा पाएंगे। ये सुनते ही हीरोब्राइन ने कहा कि उनको ये चांस लेना पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और फिर हीरोब्राइन ने इस विलेज की प्रोटेक्शन के लिए नल को यहाँ पर छोड़ा और खुद उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ा। और अब कई साल गुजर चुके थे और हीरोब्राइन नेदर के अंदर भटक रहा था,
लेकिन उसको ड्रैगन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। और फिर उसको ये भी शक होने लगा कि क्या जो विलेजर ने उसको कहानी बताई थी वो सच्ची भी थी या नहीं, बिकॉज लेजेंड्स हमेशा सच्ची नहीं होती, उन पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर अचानक से उसको वो लेजेंडरी ड्रैगन मिल गया। वो ड्रैगन मजे से सोया हुआ था और हीरोब्राइन के पास यही मौका था उसके ऊपर अटैक करने का। और फिर हीरोब्राइन ने अपना आर्मर पहना जो कि वो उस विलेज से लेकर आया था, और फिर हुई उनकी वो एपिक फाइट स्टार्ट। ड्रैगन हीरोब्राइन की सोच से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको हराना हीरोब्राइन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और हीरोब्राइन के पास उसकी पुरानी मैजिकल पावर्स भी नहीं थी, इसलिए इस ड्रैगन को हराने के लिए उसको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ना था। और हीरोब्राइन ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। वो थोड़ा थोड़ा करके इस ड्रैगन को डैमेज पे डैमेज देते ही जा रहा था, लेकिन वो ड्रैगन भी हीरोब्राइन को ढेर सारा डैमेज दे रहा था। लेकिन थैंकफुली हीरोब्राइन उस विलेज से अपने साथ कुछ गोल्डन एप्पल्स लाया था जो कि उसको बहुत ज्यादा काम आ रहे थे। हीरोब्राइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इसके साथ फाइट कर रहा था। जब भी वो हीरोब्राइन को कुछ ज्यादा डैमेज दे रहा था तो हीरोब्राइन उससे दूर हो जाता था और फिर पीछे से आकर उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देता था। हीरोब्राइन उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका था, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन हार मारने को तैयार ही नहीं था। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हीरोब्राइन को हर सूरत इस ड्रैगन को हराना था, बिकॉज पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया इसी पे डिपेंड कर रही थी। बिकॉज इसकी पावर्स के बगैर वो हुगा लाला को किसी भी सूरत नहीं हरा सकता था। और फिर फाइनली हीरोब्राइन ने कर दिखाया। उसने उस ड्रैगन को मार डाला। वो ड्रैगन हार चुका था और हीरोब्राइन जीत चुका था। और फिर अचानक से एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज हुई और हीरोब्राइन ट्रांसफॉर्म हो गया। यस गाइस, हीरोब्राइन के अंदर इस ड्रैगन की सारी मैजिकल पावर्स आ चुकी थी और अब वो बन चुका था हीरोब्राइन द ड्रैगन स्लेयर। उस ड्रैगन को मारने के बाद हीरोब्राइन नेदर के अंदर मौजूद था, लेकिन ये पहले वाला नॉर्मल हीरोब्राइन नहीं था। इस हीरोब्राइन के अंदर ढेर सारी लेजेंडरी पावर्स आ चुकी थी और इसलिए वो अब तक का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल हीरोब्राइन बन चुका था। लेकिन हीरोब्राइन को अपनी इन नई पावर्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो हुगा लाला के साथ फाइट से पहले अपनी इन नई पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। लेकिन वो अपनी पावर्स को ओवरवर्ल्ड के अंदर टेस्ट नहीं कर सकता था, बिकॉज वहां पर ढेर सारे विलेजर्स और दूसरे एनिमल्स मौजूद थे और वो उन सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने नेदर में ही अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने का फैसला किया। अब हीरोब्राइन को इन सारी पावर्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए और इनको सीखते हुए कई साल गुजर चुके थे और उसने इन पावर्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया था। और अब ओवरवर्ल्ड में वापस जाकर हुगा लाला के साथ फाइट करने का टाइम आ चुका था। हीरोब्राइन ने अपना पुराना पोर्टल ढूंढा जिसको यूज करके वो नेदर के अंदर आया था और ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हीरोब्राइन ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस गया तो वो ये देखकर दंग रह गया कि हुगा लाला उसके सामने खड़ा हुआ था। हीरोब्राइन ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हुगा लाला के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन हुगा लाला को डैमेज ही नहीं हो रहा था और हीरोब्राइन अपनी लेजेंडरी पावर्स भी बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हुगा लाला हीरोब्राइन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हुगा लाला हीरोब्राइन की सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर हुगा लाला ने हीरोब्राइन को कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम माइनक्राफ्ट की इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी से छुप सकते हो? माइनक्राफ्ट की इस दुनिया के अंदर कुछ भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं होता, क्योंकि मैं इस माइनक्राफ्ट की दुनिया का रूलर हूँ। और तुम जिस विलेज को नल की हिफाजत में छोड़ के आए थे वो विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस विलेज के सारे विलेजर्स मर चुके हैं, क्योंकि हुगा लाला के साथ गद्दारी करने का यही अंजाम होता है। और तुम्हारा प्यारा दोस्त नल मेरे कब्जे में है। अब तुम अगर बचा सकते हो तो बचा लो, नल को भी और अपनी इस माइनक्राफ्ट की दुनिया को भी। और ये कहते ही हुगा लाला ने हीरोब्राइन के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसको मारा नहीं और फिर वहां से भाग गया। हीरोब्राइन ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुगा लाला बहुत ज्यादा तेज था और फिर देखते ही देखते हुगा लाला हीरोब्राइन की नजरों से गायब हो गया। अब हीरोब्राइन पूरी तरह से टूट चुका था। उसको अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको कभी भी नल को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह से इतने सारे विलेजर्स फिर से मारे गए थे। लेकिन अंदर ही अंदर हीरोब्राइन गुस्से की आग में भी जल रहा था, बिकॉज उसको हुगा लाला से बदला भी लेना था और नल को भी छुड़वाना था। लेकिन हीरोब्राइन के दिमाग के अंदर
ढेर सारे सवाल थे। हुगा लाला के पास हीरोब्राइन को मारने का बहुत बड़ा मौका था। हीरोब्राइन की पावर्स भी काम नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल अकेला था। हुगा लाला अगर चाहता तो वो आसानी से हीरोब्राइन को यहीं पर खत्म कर सकता था। तो फिर उसने हीरोब्राइन को छोड़ क्यों दिया, और आखिर उसको पता कैसे चला कि हीरोब्राइन जिंदा है और उस विलेज के अंदर छुपा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ हुगा लाला ही दे सकता था। हीरोब्राइन को हर सूरत के अंदर हुगा लाला को ढूंढना था, क्योंकि उसको नल को बचाना था, बिकॉज नल की जान अभी भी खतरे में थी और हुगा लाला से उन सारे विलेजर की जानों का बदला भी लेना था। लेकिन वो इतने सालों तक नेदर में था, उसको कोई पता नहीं था कि हुगा लाला कहाँ है, उसकी बेस कहाँ है, उसने नल को कहाँ रखा हुआ है। इसलिए उसने माइनक्राफ्ट के विलेजेस में जा जाकर पूछना शुरू कर दिया कि हुगा लाला किधर है, उसकी बेस कहाँ है, वो विलेजर्स को कहाँ लेके जाता है और नल किधर मिलेगा उसको। लेकिन कोई भी विलेजर उसके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जो कुछ उस विलेज के साथ हुआ जिसमें हीरोब्राइन ठहरा हुआ था, उसके बाद से कोई भी विलेजर अपने विलेज को और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं था। हीरोब्राइन अब ऑलमोस्ट हार मानने के लिए तैयार था। उसको ये लगता था कि वो कभी भी उन विलेजर्स का बदला नहीं ले पाएगा। लेकिन एक रात अंधेरे में उसको एक विलेजर मिलने के लिए आया। उसने हीरोब्राइन को बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के सारे विलेजर्स हार मान चुके हैं, उनके अंदर हुगा लाला का बेहद खौफ है और उन्हें लगता है कि कोई भी हीरो अब उनको हुगा लाला से नहीं बचा सकता। इसलिए हीरोब्राइन को सबसे पहले इन विलेजर्स के दिलों में से हुगा लाला का डर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हीरोब्राइन ने उस विलेजर से कहा कि आखिर ये मैं कैसे करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हुगा लाला किधर है, उसने नल को कहाँ रखा हुआ है। और उसको ये लगता था कि अगर वो हुगा लाला को ढूंढ भी लेगा तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो हुगा लाला को हरा पाएगा। लेकिन फिर उस विलेजर ने हीरोब्राइन को बताया कि एक जगह है जहाँ पर हुगा लाला के मॉन्स्टर्स ने ढेर सारे विलेजर्स को कैद करके रखा हुआ है, और अगर हीरोब्राइन उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा कर उन सारे विलेजर्स को आजाद करवा लेता है तो माइनक्राफ्ट की दुनिया के बाकी विलेजर्स के दिलों में से हुगा लाला का डर खत्म हो जाएगा। उनके दिल के अंदर दोबारा से उम्मीद जिंदा हो जाएगी कि कोई तो है जो कि उनको हुगा लाला से बचा सकता है। और ये सुनते ही हीरोब्राइन को पता चल गया कि उसको क्या करना होगा। हीरोब्राइन ने उस विलेजर से उस जगह का पता पूछा और वो उन विलेजर्स को आजाद करवाने के लिए निकल पड़ा। हीरोब्राइन उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर हुगा लाला के मॉन्स्टर्स ने उन सारे विलेजर्स को कैद करके रखा हुआ था। वहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। हीरोब्राइन को पता था कि इन विलेजर्स को आजाद करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारा हीरोब्राइन पुराने वाला हीरोब्राइन नहीं था, उसके पास लेजेंडरी पावर्स थी और वो इन पावर्स को यूज करके इन मॉन्स्टर्स को हरा सकता था। इसलिए हीरोब्राइन ने उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया। हीरोब्राइन बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसने अपने इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर बना दिया जिसकी वजह से कोई भी मॉन्स्टर उसके ज्यादा करीब नहीं आ सकता था। वो मॉन्स्टर्स थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन हीरोब्राइन की लेजेंडरी पावर्स के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे। हीरोब्राइन एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करता गया। हीरोब्राइन लगातार हर मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग पे लाइटनिंग फेंकते ही जा रहा था, बिकॉज ये उसकी अपनी लाइटनिंग थी और इस लाइटनिंग से उसको तो फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा डैमेज मिल रहा था। ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा डैमेज ले रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से मर नहीं रहे थे, बिकॉज हुगा लाला ने इन मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। और फिर एक एक करके हीरोब्राइन ने सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया। अब सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था, हीरोब्राइन के सामने सिर्फ एक ही शिकार था। और फिर हीरोब्राइन ने अपनी लेजेंडरी पावर्स यूज करके इस मॉन्स्टर का भी खात्मा कर दिया। यस गाइस, हीरोब्राइन ने फाइनली कर दिखाया था, उसे सारे विलेजर्स को बचा लिया था। लेकिन एक बात थी जो हीरोब्राइन के दिमाग में अटकी हुई थी। हुगा लाला ने यहाँ पर ढेर सारे विलेजर्स के साथ ढेर सारी विचेस को भी इकट्ठा करके रखा हुआ था, और ये बात हीरोब्राइन के बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हुगा लाला को विचेस के साथ क्या काम हो सकता है, उसने विचेस को क्यों इकट्ठा किया हुआ है। हीरोब्राइन ने कर दिखाया था, उसने माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स के दिलों में से हुगा लाला का डर खत्म कर दिया था। विलेजर्स के दिलों में दोबारा से उम्मीद जिंदा हो गई थी कि आखिर कोई तो था जो कि उन सब विलेजर्स को हुगा लाला से बचा सकता था। और अब वो सारे विलेजर्स हुगा लाला की गुलामी के अंदर इस तरह डर डर कर जीने से थक चुके थे। उन विलेजर्स ने हीरोब्राइन को कहा कि हीरोब्राइन को हुगा लाला को हराने के लिए जिस तरह की भी मदद की जरूरत है वो सब विलेजर्स करेंगे। अब जंग का टाइम आ गया है। अब ये सब लोग मिलकर हुगा लाला को बता देंगे कि माइनक्राफ्ट की दुनिया इन विलेजर्स की है और कोई भी इनके ऊपर रूल नहीं कर सकता। लेकिन हुगा लाला का एक ऐसा प्लान है जो कि इस पूरे की पूरी वॉर का नक्शा बदल के रख देगा, और ये हुगा लाला के अपनाए गए अब तक के सारे प्लान्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान है।